वेलकम टू माय चैनल। काफी सारे साथी थे, बहुत सारे साथी ऐसे थे जो कि नहीं जुड़ पाए और शायद जिन्होंने फिर यूट्यूब में जाके देखा होगा। तो साथियों, आज इस दूसरे दिन में हमारे जो डायबिटीज रिवर्स वर्कशॉप है, इसमें दूसरे दिन में आप सबका स्वागत है। और कल हमने जो बहुत सारी जानकारी ली थी, वो स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, कैसे हम अपने डाइट को लेते हुए सुधार कर सकते हैं, कैसे हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रख सकते हैं जब हम खाना खा रहे हों, और जब हम खाने का चयन कर रहे हों, बाहर जा रहे हों घूमने, तो बच्चों को क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, छोटी छोटी चीजों के बारे में हमने कल ध्यान से समझा। आप सबने भी समझा ही होगा, राइट? देखिए, एक छोटी सी एग्जांपल के लिए मैं आपको बताती हूँ। हम जब भी किसी बच्चों से अपने रिश्तेदारों में, फ्रेंड्स एंड फैमिली में किसी से मिलने जाते हैं, तो नॉर्मली कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, खाली हाथ नहीं जाते हैं। या आपके भी घर में कोई आते होंगे तो वो कभी भी खाली हाथ नहीं आते हैं। अब उस प्रोसेस में क्या होता है, बाजार का चिप्स और बाजार की चॉकलेट आपके घर में आती है या किसी के घर जाती है। अब अज्ञानतावश बहुत लोगों को नहीं पता है। मैं आपको एक अपनी छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। इस सिस्टम की खूबसूरती है, मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं सिस्टम से जुड़ी हुई हूँ। मैं एक बार ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी। ट्रेन में ट्रैवल करने के दौरान अब भूख तो लगती है, आसपास इतनी सारी चीजें चल भी रही होती हैं, तो थोड़ा सा मन भी करता है कि भाई कुछ ले लिया जाए रास्ते में मंचिंग के लिए, राइट? मैं उतरी और मुझे जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे थे, उनमें से ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं था कि जो शायद इतना सब कुछ सीखने के बाद, इतना सब आप लोगों को मैं समझाती हूँ, उसके बाद मैं उसको सेवन कर लेती। मेरे मुंह से निकल गया दुकान वाले के सामने कि भैया इसको छोड़ो और सही प्रोडक्ट को बेचना भी शुरू करो, क्योंकि आप इन शॉर्ट इस पैकेट में क्या दे रहे हैं आपको नहीं पता होगा। आपके लिए शायद ये कमाई का एक जरिया है, लेकिन इसमें बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि लोगों को, आम जनता को नहीं पता है, और बच्चे उसको बहुत अच्छे से मन से खाते हैं। एक चिप्स, दो चिप्स, हर दिन चिप्स। आप देखेंगे स्कूल में टिफिन में भी चिप्स दिए जाते हैं। इस चीज को चेंज करना है, क्योंकि देखिए, आप आजकल देखेंगे ना, बच्चों के अंदर भी डायबिटीज पाई जा रही है। प्री डायबिटीज यंग यंग एज में हो रही है। तो ये एक हकीकत है जो कि हम सबके सामने है। आंख बंद कर लेने से वो हकीकत चेंज नहीं हो जाएगी। एक वो एग्जाम्पल देते हैं ना कि अगर सामने खतरा होता है और कबूतर क्या करता है, आंख बंद करके ऐसे बैठ जाता है, बिल्ली को देखता है आंख बंद करके ऐसे बैठ जाता है, तो उसकी आंख ऐसे बंद कर लेने से क्या बिल्ली चली जाती है? बिल्ली चली जाएगी क्या? बिल्ली क्या करेगी, वो जब आंख खोलेगा तुरंत उसको दबोच के खा जाएगी। तो हमें भी आने वाले कल को उस खतरे को टालना है, तो आंख बंद करके नहीं बैठना है। हमें क्या करना है, उसके लिए कुछ ना कुछ करना है। तो साथियों, कल हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। लाइफस्टाइल के बारे में भी जानना हमारे लिए अभी बाकी है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन एक बार थोड़ा सा मैं एक वीडियो के जरिए से आपको फिर से दिखाना चाहती हूँ, जो मैंने कल भी प्ले किया था, कि सही चीजों के चुनाव से, सही तरीके को अपनाते हुए किस तरीके से हम बेटरमेंट की तरफ जा सकते हैं। अगर चीजें कुछ खराब हुई हैं, कुछ गलतियां हुई हैं, तो उनको किसी तरीके से हम सही चीजों का चयन करते हुए सुधार कर सकते हैं। तो आप सब एक थम्स अप देंगे मुझे मुस्कुराहट के साथ। देखिए, मैं आज का सेशन आगे तब तक भी बढ़ाऊंगी तब जब तक मुझे आप सबके चेहरे पे एक स्माइल नहीं दिखेगी और ये खुशी नहीं दिखेगी कि देखिए आज हम सब इस सेशन में जुड़े हैं कुछ सीखने के लिए। तो एक स्माइल दे दीजिए, मेरे लिए दे दीजिए, अपने परिवारजनों के लिए दे दीजिए, अपने बच्चों के लिए, जिसको भी आप प्यार करते हैं, बस मुस्कुराइए। मैं तो ये कहूंगी मुस्कुराइए है, क्योंकि आप इस वर्कशॉप में हैं। चलिए, मैं आप सबके बीच में वो वीडियो प्ले कर रही हूँ, एक बार ध्यान से जरूर सुनिए। हेल्दी लाइफ खुशहाल जिंदगी की कुंजी है। अगर बुरी आदतें हमें बीमार कर सकती हैं, तो अच्छी आदतें हमें स्वस्थ और खुशहाल भी बना सकती हैं। सही माइंडसेट और लाइफस्टाइल से हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। शरीर को स्वस्थ रखना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक संकल्प होना चाहिए, जिससे न केवल हम बीमारियों से बच सकते हैं, बल्कि जीवन को पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ जी सकते हैं। सुबह की शुरुआत जैसे होगी, दिन वैसा ही बीतेगा।
उठते ही 1-2 गिलास गुनगुना पानी के साथ प्राकृतिक रस का सेवन करें और 30 मिनट एक्सरसाइज या योग करें। इससे शरीर एक्टिव रहेगा, मेटाबॉलिज्म तेज होगा और दिन भर ऊर्जा बनी रहेगी। योग न केवल शरीर को लचीला और मजबूत बनाता है, बल्कि मन को भी शांत रखता है। सही दिनचर्या अपनाने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य संतुलित रहता है। नाश्ते में चाय या जंक फूड की जगह नारियल पानी या ताजे फल लें, ताकि शरीर को सही पोषण मिले और दिन की अच्छी शुरुआत हो। जो हम खाते हैं वही हमारी सेहत बनाता है। हमारे खाने में कितना प्रोटीन, कितनी कैलोरी और कितनी विटामिन हैं, इसका थोड़ा अंदाजा रखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हर चीज को नापने या नोट करने की जरूरत है, लेकिन इतना जरूर ध्यान देना चाहिए कि हम जो खा रहे हैं वह हमारे शरीर के लिए सही है या नहीं। ये हमारी आदत में आना चाहिए। हर किसी की लाइफस्टाइल अलग होती है, इसलिए डायबिटीज, मोटापा व अन्य बीमारियों के अनुसार खान-पान बदलना जरूरी है। घर का बना संतुलित आहार, जिसमें दाल, सब्जियां, दही और रोटी शामिल हो, सेहत के लिए फायदेमंद है। जबकि अधिक तेल, मसाले और फास्ट फूड शरीर को कमजोर कर कई बीमारियों का कारण बनते हैं। प्रोटीन युक्त आहार जैसे दालें, पनीर, दूध और नट्स मांसपेशियों को मजबूत करते हैं, जबकि ताजे फल, हरी सब्जियां और पर्याप्त पानी शरीर को स्वस्थ और डिटॉक्स रखने में सहायक होते हैं। रात का खाना हल्का और समय पर खाएं, ताकि पाचन सही बना रहे और नींद अच्छी आए। आज के समय में मोबाइल और स्क्रीन टाइम सेहत के बड़े दुश्मन हैं। ज्यादा इस्तेमाल से आंखों पर असर पड़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है और नींद प्रभावित होती है। खाने, सोने से पहले और परिवार संग समय बिताते हुए नो फोन जोन बनाएं। सोने से 1 घंटा पहले फोन छोड़ें, इससे नींद अच्छी होगी और अगला दिन तरोताजा रहेगा। स्ट्रेस हर बीमारी की जड़ है, लेकिन इसे कंट्रोल करना आसान है। रोज कुछ मिनट मेडिटेशन करें, नेचर में समय बिताएं और पसंदीदा चीजें करें, जैसे म्यूजिक सुनना, डांस या गार्डनिंग। छोटी खुशियों को अपनाएं, स्ट्रेस से मुक्त रहें और जीवन को हल्केपन से जीने की आदत डालें। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में अच्छी नींद की अहम भूमिका होती है। दिन भर की भागदौड़ और मानसिक तनाव के बाद शरीर को सही आराम मिलना जरूरी है, वरना धीरे धीरे थकान, चिड़चिड़ापन और कई स्वास्थ्य समस्याएं जन्म लेने लगती हैं। सोने और जागने का एक तय समय रखें, जिससे बॉडी का नेचुरल रिदम बना रहे। अच्छी नींद एनर्जी बढ़ाती है, याददाश्त मजबूत करती है और इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाती है। अगर आप लंबी, खुशहाल और हेल्दी जिंदगी चाहते हैं, तो सही आदतें अपनाना शुरू करें। हेल्दी लाइफ सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं, बल्कि खुशहाल जीने के लिए भी जरूरी है। सही खान-पान, नियमित व्यायाम और सकारात्मक सोच अपनाएं। आज ही पहला कदम उठाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि पहला कदम तो ऑलरेडी आप सब कल उठा चुके होंगे। अब तो बस आगे बढ़ते जाना है, राइट? तो साथियों, कल तो हम लोगों ने डाइटिशियन जो हमारे बीच में आज ईशा वशिष्ठ जी आई थी, उन्होंने जो चीजें बताई, छोटी छोटी चीजें बताई, जैसे रात में मेथी का पानी भिगो के रखना, सुबह मधु संयम रस का सेवन करना, खाली पेट 2 ग्लास पानी पीना, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हम लोग अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हैं। जैसे पानी के ऊपर कितनी बार हम लोग बात कर चुके हैं कि पानी पीना भी इतना ही जरूरी है, क्योंकि बॉडी को डिहाइड्रेशन में नहीं जाना चाहिए, उससे सारे ऑर्गन्स इफेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को अगर हम अपने जीवन में शामिल कर लें, और एक चीज और है, जो हम जैसा करेंगे ऐसा ही हमारे बच्चे भी हमें देख देख के फॉलो करते हैं, उसी फुटप्रिंट्स पे बच्चे भी चलते हैं। तो अगर आज हम जंक को प्रमोट कर रहे हैं खा के, हम लोगों ने एक हैबिट बना ली है, हम हफ्ते में हर दिन बाहर जाके खा रहे हैं, बहुत इजी ऑप्शंस चूज करके खा ले रहे हैं, हम ही स्क्रीन पे बैठे हुए हैं, तो बच्चे क्यों नहीं स्क्रीन पे बैठेंगे? तो ये छोटे छोटे बदलाव खुद भी लाना जरूरी है, अगर हम आने वाला कल अपना मजबूत बनाना चाहते हैं। तो जड़ मजबूत करके अपने बच्चों को देना चाहिए कि नहीं? तो वो जड़ मजबूत हम ही कर सकते हैं। और कल हम लोग बात कर रहे थे लाइफस्टाइल के ऊपर साथियों। तो लाइफस्टाइल के ऊपर जो बात कर रहे थे, वो एक छोटी सी झलकी हम लोगों ने देखी थी, और अभी मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है लाइफस्टाइल के ऊपर। और उस चीज को जानने और समझने के लिए मैं चाहती हूं कि हमारे बीच में मैं फिर से उनको बुलाऊं, जिन्होंने अपना सपना ही बना लिया है नए भारत का निर्माण और एक स्वस्थ भारत का निर्माण। उसी मिशन को लेते हुए, संजोते हुए वो अपना हर एक कदम बढ़ाते हैं। तो आज मैं फिर से हमारे बीच में परम आदरणीय टीसी छाबड़ा सर को बुलाना चाहती हूँ कि वो आए और कल जो हमारे बीच में अधूरी बातें रह गई थी लाइफस्टाइल के ऊपर, जीवन शैली के ऊपर, उसको हमारे बीच में साझा करें और बारीकी से हमें समझाएं। प्लीज सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद।
डेफिनेटली कल की जो अधूरी रह गई वो बातें भी हम करेंगे, कल जो हो गया उसको भी थोड़ा बहुत पुनः याद करेंगे। तो एक ही बात को, अच्छी बात को बार बार सुनना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी समाधान होती है कि उससे हमारी जीवन में वो आदतें बनना शुरू हो जाती है। तो कल जो बात की थी हल्का सा उसका रिवीजन भी कर लेते हैं और थोड़ा सा आगे भी बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने शुरुआत की थी स्वास्थ्य क्रांति अभियान के बारे में बातचीत की थी कि आखिर ये एक ये ऐसा जो विषय है ना जिसके बाहर की जो या ऊपर की जो बातें हम करेंगे, लेकिन मूल चीज को समझना बहुत जरूरी है कि ये जो अस्तित्व है प्रकृति जिसको हम भगवान कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, तो उन्होंने हर चीज को बहुत सिस्टमेटिक बनाया, बहुत सुंदर बनाया है और सबके लिए कुछ नियम भी बनाए हैं। पेड़ पक्षी पौधे, पानी, नदी, पर्वत, इंसान, सबके कुछ ऐसे नियम है और उन नियमों के अनुसार चले थे। प्रकृति अद्भुत है, बहुत सुंदर है, इंसान का जीवन भी बहुत सुंदर है, बहुत खुशनुमा है। लेकिन सब लोग, बाकी सारे जीव जो है उन नियमों का पालन अच्छे से करते हैं, इसलिए आज भी वो बहुत अच्छे हैं, मस्त है। लेकिन इंसान क्या करता है, वो भगवान के नियमों का पालन नहीं करके वो नियमों को भंग करता है और अपने तरीके से चीजों को बदल देता है और फिर कहता है कि फिर डॉक्टर के पास जाता है। जब नियमों को भंग करता है तो तकलीफें जीवन में आना शुरू होती है और जीवन में तकलीफें आना शुरू होती है तो फिर कहता है डॉक्टर के पास चलो, डॉक्टर है ना, और डॉक्टर के पास जाके कहता है कि आप तो हमारे भगवान हैं। तो डॉक्टर मन ही मन समझ जाता है सारी बात को कि आज गरज आई है मेरी, तो मुझे भगवान बोल रहा है और भगवान ने जो बोला था वो तो कुछ कर नहीं रहा है। तो ये आज की एक फितरत जो हो गई ना, हमें इसको साथियों बहुत बड़ा बदलाव करने की जरूरत है। अगर हम बदलाव नहीं करेंगे तो स्थितियां पुकार पुकार कर कह रही है कि हम अपने जीवन को खुद ही गर्त में ले जा रहे हैं। तो स्वास्थ्य क्रांति अभियान का मतलब है स्वस्थ तरीके से जीना, न कि बीमार होकर इलाज कराना। ये कोई स्वास्थ्य की परिभाषा नहीं है, वो तो तकलीफ की परिभाषा है, वो तो दुख की परिभाषा है। स्वास्थ्य की परिभाषा है दवा लेने की जरूरत नहीं है, हम प्राकृतिक तरीके से जीवन जिए, अच्छा जीवन जिए, खुद भी खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखें, परिवार को खुश रखें, स्वस्थ रखें और आने वाले पीढ़ी के लिए हम स्वास्थ्य का निर्माण करें, क्योंकि जैसे हम जिएंगे वैसे हमारी आने वाली पीढ़ी बनेगी। और आज का जो विषय है डायबिटीज नियंत्रण के प्राकृतिक उपाय, तो अभी हम इस विषय पे बात करेंगे, लेकिन स्वास्थ्य पे ओवरऑल भी हमें ध्यान रखना है। कुछ भ्रम जो है ना हमारे जीवन में जो व्याप्त हो चुके हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, कल की बातें हैं, कल भी हम बात कर चुके हैं। हम एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जा चुका है, मुझे पता नहीं, लेकिन कि ऐसा माना जा चुका है कि डायबिटीज एक बार किसी को हो गई तो वो कभी भी वापस रिवर्स नहीं होगी, जीवन भर दवा लेने के अलावा कोई चारा ही नहीं। ये पूरा भ्रम, पूरा का पूरा भ्रम है। इस भ्रम से दुनिया को बाहर लाना है और शुरुआत हमें करनी। हम खुद स्वस्थ हुए, उससे बाहर आए और फिर दुनिया को कहे कि देखिए मैं इस तरीके से आया हूँ, आप भी आ सकते हो। जो भारत को जो एक कैपिटल बना दिया गया है डायबिटीज की, इसकी बजाय हमें सबसे एंड में आना है कि भारत में सबसे कम होते हैं, इतना बड़ा, और ये आप इसका माध्यम बन सकते हैं। दूसरा जो भ्रम फैला है कि नियमित दवाई लेकर अपने शुगर लेवल को मैनेज करते हुए हम स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं। ये भी पूरा का पूरा भ्रम है। आप दवाई लेकर सिम्टम्स दबा रहे हैं, लेकिन आपका अंदर ही अंदर खोखलापन बढ़ता जा रहा है, दवाई के साइड इफेक्ट बढ़ते जा रहे हैं और अनेक बीमारियों का आप आमंत्रण दे रहे हैं। एक भ्रम ये होता है कि बड़े अस्पताल में और महंगा इलाज कराए बिना हम स्वस्थ नहीं रह सकते। ये बिल्कुल ही उल्टी बात है। अस्पताल नहीं जाना पड़े उसको स्वस्थ कहते हैं, अस्पताल जाना पड़े उसको स्वास्थ्य नहीं कहते हैं। कुछ फैक्ट भी हम जान लेते हैं, कुछ तथ्य। डायबिटीज की बीमारी कई बीमारियों का प्रवेश द्वार है। डायबिटीज की बीमारी कभी भी, आप सोचते हो कि मेरे को केवल डायबिटीज है, ये गलत फहमी है। डायबिटीज आज दिख रही है, कल कुछ और दिखेगा, परसों कुछ और दिखेगा। इससे बहुत तरह के खतरे हैं और स्पेशली डायबिटीज वालों को जिन चीजों का ज्यादा संभावना रहती है, हार्ट प्रॉब्लम का, जो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज जिसको बोलते हैं, हार्ट और ब्लड वेसल्स की तकलीफ की चांसेस ज्यादा रहते हैं, अल्जाइमर्स की रहती है,
आंखों की समस्याओं का रहता है, नर्व डैमेज हो जाते हैं, पाँव की बहुत सारे हम देखते भी रहते हैं कि पाँव में कुछ हो गया तो ठीक ही नहीं होता बहुत समय तक, या कभी कभी ऐसे भी केस आपने सुने होंगे कि पाँव काटने तक पड़ जाते हैं, ये मैंने तो देखे हुए फुट डैमेज। किडनी का इश्यू आ जाता है, किडनी फेल हो जाती है, ऐसी बहुत सारी स्किन, हियरिंग प्रॉब्लम यानी सुनने की समस्या, स्किन की समस्या, ये डायबिटीज के साथ जो है ना ये तोहफे हैं, एक तरह से इसको तोहफा शब्द की बजाय कुछ और ही बोलना चाहिए। नेक्स्ट जो फैक्ट है वो है, यदि आप प्राकृतिक तरीके से डायबिटीज को नियंत्रित करते हैं तो आप संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं। डायबिटीज को अगर आप प्राकृतिक तरीके से ठीक करते हैं बिना एलोपैथी दवाई लिए, तो आपकी डायबिटीज ठीक नहीं होगी, केवल आपका सारा स्वास्थ्य सुधर जाएगा, क्योंकि आपको बहुत सारी अच्छी आदतों का पालन करना पड़ेगा, अच्छे तरह से जीवन जीना पड़ेगा। तो एक चीज नहीं सुधरेगी, हार्ट भी सुधरेगा, ब्लड प्रेशर, थायराइड हो और कुछ इश्यू हो, सारे के सारे अच्छे हो जाते हैं। ये चीज केवल प्राकृतिक तरीके में ही मौजूद है, एलोपैथी में कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि भाई आप एक चीज ठीक करो दूसरी भी ठीक होगी, वहां तो उल्टा है, वहां एक चीज ठीक करो तो दूसरी चार खराब हो सकती है। डायबिटीज रोग जितना पुराना होगा उतना ही शरीर के ऑर्गन्स, तो इसको अपन जितना पुराना करते जाएंगे उतनी समस्याएं बढ़ती जाएगी, ये अच्छी तरह से हमें समझ लेना चाहिए। और जो हम दवा लेकर जो काम चलाते हैं, गाड़ी चलाते रहते हैं, उससे किसी भी आपका हेल्थ का ऑर्गन या सिस्टम है वो सुधरता नहीं है, केवल लक्षणों को दबाकर हम काम चलाते रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर खोखले होते रहते हैं। तो यहाँ पर इसके प्राकृतिक तरीके के से जो नियंत्रण की बात कर रहे हैं उसमें इन विषयों पे हम बातचीत करेंगे, करनी है, कुछ पे हो चुकी है, जैसे कल डाइट पे हमने उपयुक्त भोजन पे बात की थी, उपयुक्त जीवन शैली पर हम अभी बात करने वाले हैं। सकारात्मक सोच का बड़ा रोल होता है, कितनी पॉजिटिविटी, व्यायाम प्राणायाम इनका रोल होता है, और कुछ सप्लीमेंट, प्राकृतिक सप्लीमेंट, सप्लीमेंट का ऐसा नहीं दवा, प्राकृतिक सप्लीमेंट के बारे में भी हम जानेंगे जो आपको बहुत हेल्प करेंगे अपने आप को रिवर्स करने में, डायबिटीज को रिवर्स करने में। एक के अंतर जो हमें समझना है कि दवा आधारित उपचार, यानी वो उपचार तो शब्द ही गलत है, क्योंकि दवा से कोई उपचार होता नहीं, वो केवल आप थोड़ा सा टाइम बिता सकते हैं जैसे तैसे करके। और प्राकृतिक तरीके से उपचार में क्या अंतर है? काफी अंतर है। प्राकृतिक तरीके से उपचार में आपको अपने जीवन शैली के आवश्यक परिवर्तन करने होते हैं, आपकी सोच में परिवर्तन करने होते हैं, आपकी आदतों में परिवर्तन करने होते हैं, यानी इसके डॉक्टर आप हैं, प्राकृतिक चिकित्सा के डॉक्टर हम हैं। हम चाहेंगे जैसा कर सकते हैं, अगर हम नहीं चाहेंगे तो कोई दवाई वगैरह आपका कोई काम नहीं कर सकती। लेकिन दवा आधारित में वो अलग सिस्टम है, वो उपचार है ही नहीं, वो तो केवल टाइम पास है या कुछ भी समझ लीजिए उसको। तो ये कल की बातों को थोड़ा सा हमने रिवाइज किया है, और अब आज हम चलते हैं फिर जीवन शैली के विषय पर थोड़ा बहुत और बातचीत कर लेते हैं। सही जीवन पद्धति, तो कल थोड़ी सी चर्चा हमने की थी, उसको भी रिपीट कर लेंगे, कोई बात नहीं है। ये जीवन शैली में थोड़े से इशारे मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ, ऐसे और भी विषय होते हैं जीवन शैली के। जीवन शैली एक अच्छा खासा व्यापक विषय है, तो ये मुख्य विषय है सक्रियता, यानी एक्टिव रहना, शारीरिक घड़ी, बॉडी क्लॉक जो उसका सारी टाइमिंग के अनुसार सारी गतिविधियां करना, शरीर की प्रकृति के अनुसार आपको जीवन जीना है, शरीर संतुलित रहना चाहिए, उसका पोस्चर वगैरह सही रहे, भोजन सही रहे, विश्राम बहुत आवश्यक होता है, समय पर विश्राम करना, मानसिक अवस्था, सामाजिक दायरा और आदतें, ये सारे घटक हैं जो जीवन शैली को प्रभावित करते हैं। इन सभी को व्यवस्थित करके हम बहुत ही खूबसूरत जीवन जी सकते हैं। मैं केवल डायबिटीज की बात ही नहीं करता, डायबिटीज की तो इसी पे हम बात करें, लेकिन बहुत खूबसूरत जीवन जी सकते हैं। आप दूसरा किसी विषय पे बात करोगे तो भी ये सारी की सारी चीजें वैसे ही आएंगी। सबसे पहला विषय सक्रियता। अब यहाँ मैं थोड़ा बेसिक बातचीत करना, जो नॉर्मल बातचीत होती रहती है वो तो आप सब जानते भी है कि योग करना, व्यायाम करना, पर मैं एक चीज कहना चाहता हूं
कि केवल आपने सुबह सुबह कुछ भी कर लिया, योग कर लिया, वॉक कर लिया या और कुछ कर लिया, और आप समझते मैंने पूरे दिन भर का कोटा पूरा कर लिया। साथियों, ये थोड़ी गलत फहमी है, इसे दूर करना होगा। इंसान की बॉडी बनी है सक्रिय रहने के लिए, पक्षी की बॉडी बनी है उड़ने के लिए, वो किलोमीटर उड़ सकता है। अगर वो बैठा रहेगा, अब आप कल्पना कीजिए एक पक्षी बिल्कुल नहीं उड़े और महीने 15 दिन 10 दिन बैठा रहे, तो क्या वो उड़ना भूल जाएगा कि नहीं भूलेगा? वो उतना कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? इसलिए आपने पक्षी को देखा होगा, आप लगातार बैठे हुए देखिए, ढूंढिए, आप उड़ने वाले पक्षी को नहीं मिल सकता है, वो बीच बीच में उड़ता रहता है। तो ऐसे ही हमारा शरीर है, कुछ न कुछ करते रहने के लिए। तो हमें बीच बीच में ये दिन भर में बहुत सारी एक्टिविटीज करते रहे, खेले, कभी स्विमिंग, साइकिलिंग और फिजिकल कार्य, हमारे जो खुद के कार्य होते हैं वो करना चाहिए, वो करते रहना चाहिए। कभी भी निरंतर बैठक, अगर आपके बैठे रहने का काम, आजकल क्या कि बैठे रहने का काम बहुत हो गया और उसमें फिर कुर्सी और आ गई, फिर डबल मार हो गई। तो निरंतर बैठे रहने का काम है, तो आप क्या करेंगे, बीच बीच में थोड़ा सा कुछ चलेंगे, उठ के चलेंगे या जॉइंट रोटेशन करेंगे, कुछ ऐसे कुछ कंधे अंधे के या कुछ भी रोटेशन किया, हल्की सी स्ट्रेचिंग की, गहरी श्वसन किया, ऐसा कुछ न कुछ करते रहे। कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब, आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आप निर्णय कर सकते हैं, लेकिन शरीर को एक्टिव बना के रखें और व्यायाम अपनी क्षमता के अनुसार करें। व्यायाम बताने वाले जो जैसा उम्र का है, जिसको जैसा अनुभव, वो बताएगा। यहाँ भी आज भी बताएंगे व्यायाम, लेकिन आपको पहचानना बहुत जरूरी है मेरे लिए कौन से अच्छे हैं और कौन से सही नहीं है। तो ये भी एक बहुत साइंस है। तो ये सक्रिय रहना है, और आप सक्रिय रहेंगे तो मैं आपको एक बहुत मनोवैज्ञानिक अच्छी बात बताता हूँ, और आप आसपास आप लोगों को देख सकते हैं। आप कुछ ऐसे लोगों को देखिए जो 75 की, मतलब 75 साल की उम्र, आज भी खेलते हैं, कुछ न कुछ खेलते हैं, केवल घूमते नहीं हो, कुछ न कुछ खेलते हैं, कुछ काम करते हैं, अपने घर का काम, बाहर का काम, कुछ न कुछ करते रहते हैं। तो आप उनके चेहरे पे एक अलग रौनक देखेंगे, क्योंकि उनका एक आत्मविश्वास बना रहता है कि मैं अभी जवां हूं, मैं अभी सक्रिय हूं, मैं अभी अच्छा हूं मेरी बॉडी से। लेकिन एक 60 साल का आदमी या 50 साल का आदमी जो बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है, दिन भर बैठा रहता है, वो उसका चेहरा पे आप अलग ही वो एक देखेंगे, क्योंकि उसका मन ये कहने लगता है कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, बीमार हो चुका हूँ, मेरे से काम नहीं होता है, मेरे तो घुटने दुखते हैं, मेरा तो ये होता है। तो साथी, ये सब आप अपने हाथ में ही, और किसी के हाथ में है नहीं ये सारी चीजें। तो आप अपना निर्णय कर सकते हैं। शारीरिक घड़ी, भोजन का समय निर्धारित करें। देखो, हर जीव जानवर अपने अपने समय पर भोजन करते हैं कि नहीं करते। तो हमें भी अगर हम भोजन का समय निर्धारित करेंगे तो हमारे शरीर से उस समय ऑटोमेटिक पाचक रस उतनी मात्रा में रिलीज होने लगेगा। आप देखेंगे, आश्चर्य करेंगे कि वो टाइम होते ही आपको भूख लगने लगती है, बराबर भूख लगती है। वो टाइम नहीं है तो भूख नहीं लग रही। तो पूरा एक बॉडी में एक क्लॉक डिसाइड होती है, तो वो पाचक रस बनते हैं, आपको भूख के रस बनते हैं, आपके जुबान पे वो जो जो रस होते हैं, जिसको लार बोलते हैं, वो समय पर बनती है। आपका पूरा बॉडी का सिस्टम, तो ये शारीरिक घड़ी को भी आपको पालन करना है। सोने उठने का भी समय निर्धारित किया गया है, रात बनाई सोने के लिए, दिन बनाया काम करने के लिए। तो इसका भी समय का पालन करें। आजकल क्या है कि बहुत सारे लोग जो है बड़ा इसको मजाक बना दिया है कि हम तो अब तो वैज्ञानिक बन गए, हम तो अब लाइट बना ली, हम एसी बना लिए, हम तो रात को भी दिन कर सकते हैं, और इस अहंकार में सारे सिस्टम को फेल कर रहा है। मुझे पुराना जमाना याद आ जाता है, जब कोई बहुत प्राचीन काल में हम जाएंगे तो रात को एक ही प्रजाति जगती थी और वो होते थे चोर डाकू, क्योंकि उनको रात में काम करना होता था, बाकी पूरी दुनिया रात को सोती थी। पर आज क्या है, आज उल्टा हो गया। आज कहीं भी निकलो तो चौकीदार रात को सोए हुए मिलेंगे, बाकी पूरी दुनिया जागती हुई मिलेगी। तो थोड़ा सा इन चीजों को ठीक करना चाहिए।
नित्य क्रियाओं का समय। अरे बहुत सारे लोग जो है बहुत अच्छे अजीब अजीब बहाने बनाते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी साइकिल को अपने आप ही डिस्टर्ब कर दिया। तो नींद आती नहीं, मतलब 12 बजे पहले नहीं आती, किसी को 2 बजे पहले नहीं आती, किसी को 4 बजे पहले नहीं आती, और किसी को पूरी रात ही नहीं आती। तो ऐसा हम अपने जीवन के साथ कर क्या रहे? नित्य क्रियाओं का समय। इसी तरह से जो बाकी की जो शारीरिक क्रियाएं होती है, इनका समय निर्धारित करना। आप सोच रहे होंगे ये तो सब ये फालतू की बातें है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। शरीर की प्रकृति, शरीर के इशारों को समझना। अगर हम थोड़ा भी सचेत होकर जीवन जिए तो हमारी बॉडी बहुत सारी इशारे करती रहती है ऊपर, हमको बताती रहती है कि अभी भूख नहीं है, आज तुमको व्रत कर लेना चाहिए। आज वो शरीर बोलता है आज थोड़ा सा यहाँ पर दर्द है, ये व्यायाम नहीं करना। शरीर सब कुछ बोलता है। तो शरीर को इशारों को समझे। कब सर्दी लग रही है तो आपको कवर करना है, कब गर्मी लग रही है तो आपको ये करना है। कभी वो शरीर बोलेगा कि अभी स्नान करना चाहिए, शरीर बोलेगा कि अभी थोड़ा पाँव को गर्म पानी में रखो, थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, थकान हो रही है। ये भाषा को अगर समझने लग जाएंगे तो बड़ा अच्छा आपको हेल्प मिल सकती है। विश्राम की आवश्यकता भी शरीर बोलता है कि विश्राम कितने घंटे मुझे सोना चाहिए। थोड़ा अलग अलग शरीर के हिसाब से आवश्यकताएं चेंज हो जाती है। हालांकि बताने वाले क्या बताएंगे, कोई 7-8 घंटे बताएंगे, कोई क्या बताएगा, कोई ध्यानी आदमी होगा बोलेगा 4 घंटे बहुत है। तो ये सारी बातें ऐसे सबकी नहीं सुननी है। आपकी बॉडी सबसे पहले बोले वो काम हमको अपने अनुसार तय करना होता है। छोटे मोटे लक्षणों के लिए तुरंत दवा न ले, बीमारी को जड़ से मिटाने पर कार्य करे। ये बड़ा गलत प्रचलन हो रखा है। आदमी बिल्कुल देखता है कि मैं तो कैसे भी जीऊं, बीमारी होगी तो दवा ले लूंगा, जुकाम होगा तो दवा ले लूंगा, कब्ज होगी तो दवा ले लूंगा, दस्त होगी तो दवा ले लूंगा, ये उल्टी होगी तो दवा ले लूंगा, पर खाने में कोई चेंज नहीं करूंगा। ये बहुत गलत परंपरा। ये दवाएं ले लेकर हम शरीर को इतना बिगाड़ लेते हैं कि सारे जो दूषित जो है वो चीजें हम इकट्ठी कर लेते हैं। तो अगर आपको जुकाम हुआ है तो आप उसको ऑटोमेटिक ठीक करें। उसमें गार्गिल करना है, थोड़े मोटे छोटी मोटी चीजें, घरेलू चीजें करनी है, और उसको थोड़ा आराम से निकलने दें, सफाई होने दें। पेट दर्द हो रहा है तो खाना छोड़ दो, ऐसा थोड़ी दवाई ले ली। आपको दस्त हो रहा है तो उसको पेट को क्लीन होने दे, सपोर्ट करे, थोड़ा सा लिक्विड पे रहे। तो ये सारी चीजें, क्योंकि ये जो प्रारंभिक चीजें होती है प्राकृतिक में, अगर आप जुड़ेंगे, प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में जानेंगे तो बार बार याद दिलाते कि छोटे छोटे लक्षण बॉडी का क्लीनिंग प्रोसेस से, डिटॉक्स प्रोसेस है। अगर आप उनको रोक देते हो तो बीमारियां अंदर अंदर बढ़ती जाती है। चलिए अब आते हैं शरीर संतुलन की बात भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत। देखिए बॉडी का कभी आप आजकल वो आप फोटो देखेंगे ना तो आप एक एक ऑर्गन कैसे फिट है। पूरी बॉडी में कोई जगह नहीं है ना। एक कहीं किडनी रखी हुई है, कहीं लिवर है, कहीं पेनक्रियाज है, कहीं आमस है, कहीं इंटेस्टाइन है, छोटी आंत, बड़ी आंत, फेफड़े, हृदय, पसलियां, गर्दन, पिट्यूटरी ग्रंथि, छोटी सी छोटी मटके दाने जैसी ग्रंथि, छोटे छोटे सेल, किडनी छोटी सी बिल्कुल। और ये सारी चीजें बहुत व्यवस्थित तरीके से शरीर में रखी हुई है। अगर हम अपने शरीर को कभी इधर गलत दबाया, कभी उधर गलत किया तो वो ऑर्गन्स क्या डिस्टर्ब हो जाते हैं और धीरे धीरे उनकी कैपेसिटी खराब हो जाती है। तो शरीर संतुलन भी एक अच्छा खासा विषय है जिसपे हमें ध्यान देना चाहिए। बहुत बड़ी गंभीर बीमारियां तक हो जाती है। जैसे किसी आप लगातार एक गर्दन की एक साइड झुकाव रहता है या आगे झुकाव रहता है तो वहां के ऑर्गन जो है काम डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बीमारी हो जाती है। इसके लिए क्या कर सकते हैं, बैठने की पोजीशन सीधी रखें। ऐसे कमर झुकाकर या ऐसे और किसी तरीके से नहीं बैठना चाहिए। गर्दन झुकी हुई न रखे, कमर सीधा करके बैठे, पांव भी जमीन पर सीधे टिके रहे, पांव भी सीधे टिके रहे। अब आप अपने आप को व्यवस्थित, अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो पांव जमीन पे टिके रहने चाहिए, और वैसे चेयर पे बैठे तो सीधे टिके रहे, और जमीन पर बैठे तो बात अलग हो जाएगी।
लगातार किसी भी एक तरफ झुकने वाली या एक दिशा में अधिक भार डालने वाली स्थिति में न रहे, यानी बॉडी का पोस्चर जो है सही रहना चाहिए। शरीर संतुलन के बारे में कुछ और बातें हैं। भोजन करते समय या पानी पीते समय और ये दोनों क्रियाओं के समय तो पक्का आपको करना ही है कि नीचे बैठकर करना है, जमीन पर, यानी पालथी लगाकर या उकड़ू बैठकर। लेकिन रेस्ट ऑफ टाइम जो बाकी का समय है, आप कोशिश करें अधिक से अधिक जमीन पर बैठे, पालथी लगाकर बैठे या उकड़ू बैठे। साथियों, ये हमारे साथ बड़ी त्रासदी हुई है। जो कुर्सी का ये आविष्कार हुआ, ये कुर्सी या सोफा, ये कई बीमारियों का कारण है। मोटापा ले लो, अपच ले लो, ये थायराइड या ले लो, या ये डायबिटीज तक ले लो। डायबिटीज नहीं होती अगर ये कुर्सी ना होती तो, क्योंकि पेनक्रियास को पूरा एक सिस्टमेटिक वातावरण मिलता है, उसकी सही पोजीशन मिलती है, उसकी एक्सरसाइज होती रहती। तो ये हो तो गया, अभी सब लोग बड़े आराम से इसको एक्सेप्ट भी कर लिया, भूल गए, नीचे बैठना भूल गए। छोटी सी चीज है पर बड़ा आप इसको करके देखिए साथी आपके जीवन में, और इसकी थोड़ी आदत बनानी पड़ेगी ना। अभी बहुत सारे साथियों की ऐसी आदत होगी वो नीचे बैठ ही नहीं सकते। और बड़े मजे की बात यह है कि आजकल का 10 साल का 15 साल का बच्चा नहीं बैठ सकता। बड़ों की तो बात छोड़ो, क्योंकि वो तो सीखा ही नहीं, बचपन से ही नीचे बैठना सीखा ही नहीं। तो ये तो हमारे साथ क्या हो गया है, तो कितनी चीजें तो डिस्टर्ब होनी है। तो ये आप घर में परंपरा करें नीचे बैठने की, और जितना अधिक बैठ सके उतना नीचे बैठे। इसमें कोई औपचारिकता में नहीं पड़े ज्यादा। उल्टा कभी भी नहीं सोना है कि एकदम आप पेट के बल लेटते हैं। ये भी तो इससे क्या, बहुत सारे ऑर्गन रात भर हमारे दबे हुए रहते हैं, तो ठीक से न फेफड़े काम कर पाते हैं, न हार्ट काम कर पाता है, और भी बहुत सारे ऑर्गन ठीक से काम ही नहीं कर पाते हैं, तो बीमारियां आना तय हो जाता है। सीधा या करवट लेकर सोए, और इतना मोटा तकिया न लगाए कि आपकी गर्दन की पोजीशन डिस्टर्ब हो जाए। आप सोच रहे होंगे ये कौन से टॉपिक आ गए, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों, क्योंकि मैं ज्यादा कोशिश वो कर रहा हूँ कि जो जनरली बातचीत में नहीं आते, बाकी जनरली आते हैं उसमें तो आई जाएंगे। नींद के बारे में बहुत सारी बात होती रहती है, पर ये बिल्कुल तय है कि नींद में हमारी बॉडी सबसे ज्यादा मरम्मत का कार्य करती है, हमारे शरीर सबसे ज्यादा। आप कई बार देखिए, आपको दिन में कोई परेशानी हो रही है, सिर दर्द हो रहा है, कुछ जी घबरा रहा है, कोई और कहीं दर्द हो रहा है, कोई बेचैनी हो रही है, कोई फीवर हो रहा है, और आप रात में सोएंगे और सुबह उठेंगे देखेंगे ठीक हो गया, सब कुछ ठीक है। इसका मतलब क्या है, इससे पता चलता है कि रात में नींद में जो है शरीर मरम्मत करता है, सारी चीजें ठीक कर लेता है, क्योंकि उसको और कुछ नहीं करना है, सारा ध्यान बॉडी को ठीक करने में लगा हुआ रहता है। तो अच्छी नींद लेने के लिए हमें क्या क्या कर सकते हैं, कमरे में अंधेरा रखें। अगर आपकी लाइट जली हुई तो आपको वैसी नींद नहीं आ सकती। अब किसी को आती हो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी जिनको आती हो भी एक बार अंधेरा करके देखे, बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा। आपका बीच में अगर उठना पड़ता तो वो कम हो जाएगा, नींद गहरी हो जाएगी, बहुत अच्छा हो जाएगा। और दक्षिण या पूर्व दिशा में सिर रखें, ये भी एक विज्ञान है, मैं कोई ऐसे नहीं कह रहा हूँ पंडित जी की जैसे। और रात्रि में स्नान करके वह बॉक्स ब्रीदिंग करके सोए। ये बॉक्स ब्रीदिंग आप सीख सकते हैं, यूट्यूब वगैरह में आपको कहीं भी मिल जाएगी। और स्नान करने से क्या होता है कि हम फ्रेश हो जाते हैं, तो नींद बहुत अच्छी गहरी नींद आती है। और बॉक्स ब्रीदिंग होती है, आप लेट कर एक हाथ आपको पेट पे रखना, एक सीने पे रखना, 4 सेकंड सांस लेनी है, 4 सेकंड फिर उसको रोक के रखना, फिर 4 सेकंड छोड़ना, और 4 सेकंड छोड़ने को रोकना। ये सिंपल टेक्निक है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो 1 2 3 4 ऐसे आप अंदर अंदर मन में गिनते हुए ऐसे सांस ले सकते हैं। आप कमाल का परिवर्तन देखेंगे। और साफ और हल्के कलर की या सफेद चादर लगाएं, बहुत डार्क या वैसी नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा भी आप रूम को अच्छा रखें, खुला रखें, बहुत खचाखच भरा हुआ नहीं रहना चाहिए, रूम थोड़ा सा खाली खाली रहे। ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें करके थोड़ा सा आप जो भी आपको पसंद हो वो सारी चीजें करें, और रात में अच्छा सा कुछ ध्यान करके सोए, अच्छे भाव करके सोए, अच्छी प्रार्थना करके सोए। तो ऐसी बहुत सारी ज्ञान की बातें आपको मिलती रहेगी। लेकिन
ज्ञान लेने से कुछ नहीं होगा, ज्ञान को तब्दील करने से ही सब कुछ होगा। एक योग निद्रा होती है, ये भी यूट्यूब पे आपको आराम से मिल जाएगी। योग निद्रा बहुत अच्छा विश्राम का कार्य करती है। कभी नींद कम भी ले पाए तो योग निद्रा उसमें भी सहायक होती है। और वैसे भी हेल्थ के लिए, डायबिटीज के लिए और अन्य बीमारियों के लिए योग निद्रा बहुत अच्छा कार्य करती है। और सही श्वसन, कभी कभी बीच बीच में आप गहरी सांस ले, थोड़ा सा ध्यान से बैठकर सांसों पे ध्यान दे, ये सब चीजें भी हमें लाभ पहुंचाती है। मानसिक अवस्था, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो आप लाइटली ले नहीं सकते। इच्छा शक्ति है, इच्छा शक्ति में इतनी पावर है कि ये तो डायबिटीज तो कुछ भी नहीं है, इससे भारी सी भारी बीमारियां भी ठीक हो सकती है और भी जीवन में बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। इच्छा शक्ति, विल पावर, ये तो आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होगी, बहुत सारे लोगों के बारे में आप जानते होंगे, बहुत सारी किताबें हैं, सब कुछ मौजूद है। पर दूसरे में इच्छा शक्ति वो अपने काम नहीं आएगी, अपने में जो इच्छा शक्ति वो अपने काम आएगी। और आदतें हैं, अभी आदतें तो बहुत सारी लिस्ट है, तो यहाँ उतनी चर्चा नहीं कर पाएंगे। पर ये जितनी भी चर्चाएं हो रही है, चाहे वो वीडियो में देखा है, चाहे पहले बात हो चुकी है, आगे होगी, तो बहुत सारी आदत में आ जाना चाहिए। जैसे अपन ने बोला कि भाई ये बॉक्स ब्रीदिंग करके सोना है, तो आपके लिए वो विषय नहीं रहना चाहिए, आपकी आदत है। स्नान करके सोना आपकी आदत है, रात को ब्रश करना आपकी आदत है। ऐसी बहुत सारी आदतें हमारी बन जानी चाहिए। धन्यवाद का भाव, धन्यवाद का भाव यानी पूरी दुनिया के लिए धन्यवाद का भाव, तो आपको न तो कभी तनाव आएगा, न कुछ आपको तकलीफ होगी, न कोई शिकायत रहेगी। तो ये जीवन में खुशियां आएगी, और खुशियां आएगी तो बीमारियां और खुशियां दोनों साथ में रहती नहीं, आपस में बहुत झगड़ा है। लेकिन जहाँ खुशी है वहां बीमारी नहीं, जहाँ खुशी नहीं है वही बीमारी आती है। आत्मविश्वास से भरे रहें, मस्त रहें, ध्यान करते रहें और दूसरों की बातें माने, लेकिन कुछ अपनी भी सुने। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दूसरे सब अपने अपने अनुभव से आपको बहुत सारी राय देंगे, लेकिन आपका अनुभव से उसको तोलते रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सब उल्टा सीधा करते रहे, लेकिन अपने अनुभव से, अपनी पसंद से, अपनी रुचि से, और आपका जो वास्तविक तौर पे जो अच्छा है उसका चुनाव आपको करने का एक प्रैक्टिस होना चाहिए। सामाजिक दायरा, अच्छा संगीत सुने, अच्छी पुस्तकें पढ़ें, अच्छे प्रवचन सुने, अच्छी सत्संग करें, अच्छे मित्रों का सानिध्य रखें, सेवा कार्यों में अधिक से अधिक भाग लें। सेवा बड़ी जबरदस्त ताकतवर एक्टिविटी कहूंगा मैं। और आपको मैं एक फॉर्मूला भी बताना चाहूंगा। किसी भी साथी को कोई भी तकलीफ है, किसी भी तरह के, चाहे बीमारी से ले लो, चाहे आपको डायबिटीज की बात हो, या कोई और बीमारी है, या और कोई जीवन में परेशानी है, 10 लोगों की वो परेशानी आप मिटा दो, आपकी परेशानी रह ही नहीं सकती। ये सेवा का सीधा साधा फॉर्मूला। सेवा में इतनी ताकत होती है। आप 10 लोगों की डायबिटीज ठीक करवा दो, आप उनकी रिवर्स करवा दो, आपकी डायबिटीज किसी हालत में नहीं रह सकती, आप करके देख सकते हैं। पर सेवा बड़ी अद्भुत होती है, सेवा जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति कहता हूं मैं। जैसे हमको बहुत सारी चीजें मिलती तो हम कहते हैं मुझे ये मिला, मेरे को ये आया, लेकिन सेवा से बड़ी कोई प्राप्ति नहीं है। और सोशल मीडिया का सदुपयोग करें, बहुत ज्यादा मोबाइल में इसके बारे में बातचीत बहुत होती रहती है। तो ये सब चीजें जो है, अच्छी सत्संग मान लें इन सारी चीजों को, सेवा मान लें, तो सत्संग क्या कार्य करती है कि जैसे जिस वातावरण में हम बार बार उस बात को सुनेंगे, हमारे जहन में जाएगी, वैसे हमारे भाव और वैसी आदतें हमारी बनती जाएगी। अब भोजन के बारे में भी बहुत सारी लाइफस्टाइल की बातें हैं। भोजन करते समय मोबाइल बंद कर दें, कुछ कहने की ज्यादा जरूरत नहीं है। भोजन के अलावा कुछ न करें, उस समय केवल पूरा ध्यान भोजन में रखें। भोजन बनाने वाले के प्रति दिल में धन्यवाद का भाव रखें।
और भोजन स्वादिष्ट व पोषक है, सूक्ष्म में ये भाव रखते हुए भोजन करना। देखिए, बोलने में बहुत चीजें चल रही है, मैं बहुत सारी बातें कह रहा हूँ, पर एक एक बात में बहुत गहरा राज है। इनको आपको आदत में लाना है। भोजन करते समय मन को शांत व प्रसन्न रखना है। यदि मन में किसी तरह का टेंशन है, कुछ इधर उधर हो रहा है, तो थोड़ी देर ठहर जाएं, सूक्ष्म का अभ्यास करें, मन को शांत करें, वो वेगस ब्रीदिंग करें और फिर जब शांत हो जाए तब भोजन करें। क्योंकि तनाव में, हड़बड़ी में भोजन नहीं करना है। भोजन जल्दबाजी में नहीं करना, पूरी तरह से चबा चबा कर भोजन करना है। और 30 मिनट पहले तक पानी पी सकते हैं और 1 घंटे बाद ही पानी पीना है। बीच में गैप रहना चाहिए और बीच बीच में उसके अलावा जो टाइम है उसमें खूब पानी पिए। पानी की कमी नहीं रखनी, पानी तो पूरा पीना चाहिए। पानी की कमी भी बहुत सारी बीमारी का कारण बनता है। पानी की कमी नहीं रखनी, लेकिन उस समय नहीं पीना। और भोजन नीचे बैठकर ही करना, ये पहले अपन बात कर ही चुके हैं। जब तक अच्छी भूख नहीं हो किसी हालत में भी भोजन नहीं करना है। बिना भूख किया हुआ भोजन बीमारियों को आकर्षित करता है। सीधा फॉर्मूला है, बहुत सीधा। अच्छी भूख लगे तभी भोजन करना है और इतना खाएं कि आपको सेकेंड टाइम पर भूख लग जाए। तो 75% ही भोजन करना है, बाकी पेट को खाली रखना। भोजन के तत्काल पश्चात सोना नहीं है, या तो वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में नहीं बैठ सकते तो टहलना है, और वज्रासन में बैठ सकते तो वज्रासन लगा के थोड़ी देर बाद टहलना। थोड़ा टहलना जरूरी है लगातार। तत्काल सोए नहीं या तत्काल विश्राम भी नहीं करें। थोड़ा सा एक्टिव रहना जरूरी है भोजन के बाद। बहुत ज्यादा लोड हेवी एक्सरसाइज नहीं करनी, पर थोड़ा एक्टिव रहना है। कोशिश करें कि आपके खाने के समय निश्चित कर ले और उनका पालन करें। देखो, बॉडी क्लॉक की बात आई थी, वो यहाँ पर है। उपवास एक बहुत अच्छी चीज है शरीर के लिए, बहुत अच्छी चीज, बहुत सहायक है। उपवास में शरीर सारी चीजों को ठीक कर लेता है, डिटॉक्स कर लेता है बॉडी को। पुराना कुछ जमा है, इधर उधर डिस्टर्ब है, तो उसको ठीक कर लेता है, रिपेयर कर लेता है। इसलिए आप अधिकतम उपवास जैसे पॉसिबल हो, जितना अच्छा लगे, पर उपवास जीवन में होना बहुत जरूरी है। कितना करना, क्या करना, कैसे करना, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। खाने के नियत समय के अलावा कुछ मत खाइए। दिन भर खाते रहे ऐसा नहीं करना है। जब दिखा कुछ खा लिया, उसने कहा इसलिए खा लिया, पड़ा है खा लिया, दिख गया, ऐसा नहीं। जब खाना है, टाइम हुआ, खा लिया, बात खत्म, फाइल बंद। अब जब नेक्स्ट टाइम होगा तभी खाएंगे, बीच बीच में ऐसे, ये अच्छी आदत नहीं है। स्वयं के शरीर की सुनना सीखे। यानी आपकी हर एक के लिए भोजन की मात्रा, भोजन का प्रकृति सब अलग अलग हो सकता है। तो दूसरे कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन आपको अपनी भोजन का आपकी बॉडी से सुनना है। आप जैसे आज कुछ खाएंगे तो कल और परसों बॉडी बता देती है कि ये ठीक था कि नहीं था। ये थोड़ा सा ध्यान देना सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसको खुद को ही करना पड़ेगा, दूसरा नहीं बता। किसी एक इंसान के लिए जो चीज बहुत अच्छी हो सकती है, वो दूसरे के लिए बहुत खराब हो सकती है। तो ये हमको पहचानना बहुत जरूरी है। फ्रिज का उपयोग कम से कम करना पड़े। ताजा फल, सब्जियां, दूध आदि का उपयोग करें। फ्रिज के बजाय मटके का पानी और सामान्य तापमान का पानी पिए। पानी को बहुत यूं एक साथ नहीं पी जाना है, घूंट घूंट करके कहते हैं वो पानी पीना चाहिए। मतलब बहुत जल्दी में एक साथ ढेर लिया ऐसे पानी नहीं, और पानी को ऊपर से भी नहीं पीना चाहिए, ग्लास से पानी पीना चाहिए। बाहर भोजन करने से यथासंभव बचे, क्योंकि बाहर का तो कोई भरोसा नहीं। इतना शुद्ध शरीर, इतना पावन शरीर, और इसमें कुछ भी डाल लिया, कहीं जो मिला वो डाल लिया, केवल जुबान के आधार पर निर्णय कर लिया, ये सही तरीका नहीं किया। और कहीं बाहर करना भी पड़े तो ऐसा ढूंढे जो शुद्ध हो, सात्विक हो, थोड़ा अच्छा हो, और ताजा बना हुआ भोजन करें, बासी भोजन नहीं खाएं। कभी गरिष्ठ भोजन कर लिया हो तो अभी कभी आपको लगा कि आज ज्यादा खाने लग गया, थोड़ा सा हेवी हो गया, गलत खा लिया, तो उसको आप एडजस्ट कर ले, दूसरे टाइम उपवास करके कर ले, थोड़ा कच्चा खा ले,
थोड़ा जोश से रह जाए। उसको ऐसा नहीं कि उसको हो गया तो कुछ दवा लेके जैसे तैसे करके उसको आगे बढ़ते जा रहे, नहीं, उसको ठीक करो, नहीं तो वो पॉइजन बॉडी में इकट्ठे होते रहते हैं, बीमारी का एक कारण होता है। एल्यूमिनियम, नॉन स्टिक, प्लास्टिक, माइक्रोवेव, फ्रिज का उपयोग नहीं होना चाहिए किचन में। आपकी ये सब चीजें रहनी ही नहीं चाहिए। आदतें आदतें तो ऐसे बहुत सारी होती है, पर हमेशा स्वीकार भाव में रहे, जो भी हो रहा है उसको स्वीकारें, मन प्रसन्न रहे, शिकायत किसी तरह की नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो भी जीवन में हो रहा है उसको स्वीकार कर लेंगे तो हम रिलैक्स रहेंगे। सबसे मेल जोल में हंसी मजाक की आदत रखें। छोटे मोटे लक्षणों के लिए तुरंत दवा न लें, बीमारी को जड़ से मिटाने पर कार्य करें। ये पहले भी आ गया था टॉपिक। प्रतिदिन थोड़ी देर प्रातःकाल की धूप का सेवन अवश्य करें। धूप इससे बहुत ऊर्जा मिलती है, प्राण ऊर्जा मिलती है, और जमीन से भी प्राण ऊर्जा मिलती है। तो दो गतिविधियां हमारी लाइफ में होना बहुत जरूरी है, धूप लेना और मिट्टी पर नंगे पांव चलना। ये जरूर करना चाहिए। अपने नजदीकी स्थानों पर पैदल जाने की आदत रखें और लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का उपयोग करें। यानी थोड़ा छोटी मोटी दूरी तो पैदल जाए, थोड़ा वो गाड़ी नहीं उठाना, थोड़ा पैदल चले। और कहीं चढ़ने के लिए लिफ्ट अवेलेबल है तो कोशिश करें कि आप सीढ़ियों का उपयोग करें, तो एक्सरसाइज ऑटोमेटिक हो रही है। प्लास्टिक की थैली या बर्तन में गर्म खाद्य पदार्थ नहीं रखें। प्लास्टिक में गर्म रखना बहुत ज्यादा गलत आदत है। रात्रि को सोने से पहले ब्रश अवश्य करें। अपने आप को हमेशा सकारात्मक कार्य में व्यस्त रखें। बिजी रहता है, व्यस्त रहता है तो इंसान थोड़ा सा अच्छा रहता है, दिमाग कम होता है, कार्य अच्छा जरूर होना चाहिए। खाली दिमाग शैतान का घर बोलते हैं। खाली दिमाग अपने आप तनाव को बुलाता है, तनाव बीमारी को बुलाता है, और दूसरों को भी और डिस्टर्ब करते हैं। कुछ अच्छे शौक जरूर रखें, जैसे संगीत, खेल, पेंटिंग, नृत्य, बागवानी आदि ऐसे बहुत सारी चीजें जो भी अपनी अपनी रुचि की बातें हैं। तो आपका जीवन क्या हरा भरा, रोमांचक, रोचक बना रहना चाहिए। तो ये होंगी बहुत सारी बातें। अब ये तो सुनने में तो ठीक है, बहुत सारा सुन लिया हमने, मैंने भी बहुत सारा कह दिया, पर अल्टीमेटली इलाज क्या है? इन आदतों को, इन चीजों को जीवन में लाना बहुत मुश्किल कुछ भी नहीं है। एक रवैया होना चाहिए, एक सोच होनी चाहिए, एक अपने शरीर के प्रति जिम्मेदारी का भाव होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा आगे के सत्र की ओर भी चलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। धन्यवाद सर। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जैसा आपने सही कहा सर, कि एकदम छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हम बहुत हल्के में ले लेते हैं या शायद फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। अब वो चाहे बैठने की ही चीज हो, सर ने एक बहुत छोटी सी चीज बोली कि हमारा जो आजकल चेयर टेबल, ये एक प्रोसेस हो गया है। शादी ब्याह में जाते हैं, कहीं जाते हैं तो खड़े होके खाते हैं। पहले के टाइम में पत्तल लगती थी, आपकी पूरी की पूरी लाइन में लोग बैठते थे, और घर में भी जब खाना खाते थे तो वो नीचे बैठ के खाते थे। तो जिसकी वजह से आपकी बीमारियां कुछ ऐसी होती थी जो पैंक्रियास से जो निकलते थे, आपके जो चीजें जरूरी होती हैं, आपका इंसुलिन जो है रेजिस्टेंस नहीं होती है। ये सारी चीजें जो है मतलब पुराने के टाइम जो है, जो चीजें हम लोग फॉलो करते थे, पुरानी चीजों को छोड़ते छोड़ते नई चीजों की जो आदत डाल ली है, तो नई चीजों के साथ साथ बीमारियां भी कई आ रही हैं। तो अच्छी चीजों को फॉलो करें, जो नहीं हमें सूट कर रही हैं, जो हमारे लिए नुकसानदायक है, उससे दूर रहें। थैंक यू सो मच सर, आपने सारी चीजों को हाईलाइट किया। शायद जानते हैं लेकिन अनजान बनने की हम लोग एक आदत हम लोगों की सबकी है, तो हम बस उसी के ही शिकार हैं। तो साथियों, ये तो रही बात आपकी कि किस तरीके से हम लाइफस्टाइल को आगे लेके चलते हैं। बट आज हम देखते हैं कि खान पान के साथ साथ, लाइफस्टाइल को सुधारने के साथ साथ, हम आज कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस भी जानेंगे जो कि एक्सरसाइजेस है या योग आसन है, जो कि हम अपने घर में बहुत आसानी से कर सकते हैं। और ये हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल, मतलब ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम अपने को डायबिटीज से सुरक्षित करना चाहते हैं तो ही हम वो एक्सरसाइजेस करें, हम ओवरऑल फिट रहने के लिए भी ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो ये जानने के लिए एक्सपर्ट को तो बुलाना पड़ेगा। तो हमारे बीच में एक्सपर्ट को मैं बुलाना चाहूंगी निधि रावत जी को, जो कि एक फिटनेस एंड वेलनेस लाइफस्टाइल कोच है। निधि जी, आप अगर हमारे बीच में है तो प्लीज एक बार हैंड रेस कर लीजिएगा।
Sure. Yes, Thank ma'am. you so much. Over to you, ma'am. Welcome. थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना वार्मली इनवाइट करने के लिए आज के सेशन में, और इन डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम का एक हिस्सा बनने का मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि देखिए, हम सभी का मिशन है कि हम सभी चाहते हैं एक रोग मुक्त भारत का निर्माण करना, एक स्वस्थ भारत का निर्माण करना, और डायबिटीज नाम की बीमारी से बचना बहुत जरूरी है, और इसके साथ साथ डायबिटीज रिवर्सल पर काम करना बहुत जरूरी है। भारत में लगभग ये माना गया है कि 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को डायबिटीज की परेशानी है। तो अगर हम रोग मुक्त स्वस्थ भारत का एक सपना देख रहे हैं, तो सपने में हमें इन 8 करोड़ लोगों का भी ध्यान रखने की जरूरत है जिनको डायबिटीज है, और उनको रिवर्सल करवाना हमें जरूरी है। आज हमारी स्पेशल बातचीत होने वाली है। स्पेशली आज हम बात करेंगे कि योगा का किस प्रकार का आपको रूटीन रखना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो जैसा कि यहाँ पर सर ने भी ये बात कही कि हमें क्रियान्वित रहना जरूरी है, हमें हमेशा एक्टिविटी में रहना जरूरी है। और आज आप अगर एक स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, तो इस कला को सीखने की जरूरत है। इस कला को सिखाने के लिए आप सभी के बीच में मैं आई हूँ। मेरा नाम है निधि रावत, और मैं हूँ हेल्थ एंड वेलनेस कोच, योगा इंस्ट्रक्टर, हठ योग इंस्ट्रक्टर हूँ। और आज आप सभी के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाली हूँ कि कैसे आज हम सभी अपनी हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं, और योग इसमें कैसे हमारी मदद करेगा। योग के कुछ आसन है जिसको हर व्यक्ति डेली फॉलो कर सकता है, और ये सभी आसन प्रमाणित तौर पर माने गए हैं कि अगर कोई व्यक्ति इन सीरीज को फॉलो करता है, तो डेफिनेटली डायबिटीज रिवर्सल को मुमकिन बना सकता है। आप एक स्वस्थ जीवन पा सकते हैं। और इसीलिए तो कहा है कि देखिए, योग की एक डेफिनेशन थी, इसको कहा जाता था कि योग जीवन जीने की कला है, और इस कला को सीखना हम सभी को बहुत जरूरी है। तो आज हम इस कला को सीखने वाले हैं। आई होप आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। और डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए ये सभी आसन रिकमेंडेड है। आप इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं, इन आसन को कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली आप ये पाएंगे कि एक बेहतर जीवन आप जिएंगे। बहुत जल्दी आप अपनी दवाइयों से छुटकारा पाएंगे, और यही हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके हम इन दवाइयों से छुटकारा पाए और इस डिपेंडेंस को खत्म करें। देखिए, सबसे पहला आज हमें जानना है ताड़ासन। ताड़ासन एक बहुत अच्छा पोज है, आपने सुना भी होगा और कई लोग शायद करते भी होंगे। ताड़ासन इसको माउंटेन पोज भी कहते हैं। और ताड़ासन करने का सही तरीका क्या है कि आपको सावधानी मुद्रा में खड़ा होना है। चाहे तो आप थोड़ा सा अपने पैरों के बीच में गैप बना सकते हैं, 10 सेंटीमीटर का गैप बनाइए, और इसके बाद अपने हाथों को ऊपर लेकर आना है। हाथों को चाहे तो इंटरलॉक करें, अगर इंटरलॉक नहीं कर पा रहे हैं तो आप सीधे इस प्रकार से, जैसा आप फोटो में देख सकते हैं, हाथों को जोड़कर आपको अपने पंजों के बल पर आना है। सांस लेते हुए आपको ऊपर की तरफ आना है, और एक ही पॉइंट पर देखते हुए अपने ध्यान को एकत्रित करना है। ट्राई करना है कि आप अपने बैलेंस को बना सके। अब ताड़ासन क्यों माना जाता है कि ये डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जब आप ताड़ासन करते हैं तो आपकी पेट की मसल स्ट्रेच होती है। पेट की मसल स्ट्रेच होती है, आपके नितंबों को टोन करने में ये मदद करता है, जिसके कारण आपके पेट के पास ही एक पैनक्रियाज नाम का अंग होता है, जिससे इंसुलिन नाम का हार्मोन बनता है। और यही इंसुलिन नाम के हार्मोन के माध्यम से आपके बॉडी में शुगर लेवल मेंटेन रहते हैं। तो अगर आपका एब्डोमिनल बैलेंस अच्छा रहेगा, अगर आपका पाचन अच्छा रहेगा, अगर आपके पेट के आसपास के एरिया को, उनकी मसल्स को स्टिमुलेट करने में आसन मदद करेगा, तो डेफिनेटली आसन हमें करना चाहिए। इसके साथ साथ ये रीढ़ की हड्डी को भी जितना चाहे फ्लेक्सिबल बनाने में मदद करता है, और ओवरऑल आपकी बॉडी को स्ट्रेच करता है, जिसके कारण सेल्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस का पैदा होना भी कम हो जाता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको डायबिटीज से मुक्ति मिले, तो आप ताड़ासन डेली कर सकते हैं। इसके कितने राउंड्स करने हैं? कम से कम आप इसके एक दिन में 3 राउंड करें, और ट्राई करें कि आप 10 सेकंड तक होल्ड कर पाए। 10 सेकंड तक आपको एक ही पोजीशन पर अपने पंजों पर होल्ड करने की कोशिश करनी है, और इसको कम से कम 3 बार करने का ट्राई करना है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि मैम ताड़ासन किनको नहीं करना है। देखिए, ताड़ासन उन लोगों को नहीं करना है जिनको स्पेशली हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आप ताड़ासन ना करें, क्योंकि ये हाई बीपी को बढ़ाने में मदद कर देता है। इसके साथ साथ अगर आपको कुछ इंजरी है, अगर आपको आपकी नी में इंजरी है, घुटने में दर्द हो रहा है, या आर्थराइटिस है, कुछ क्रोनिक इंजरी आपकी हो रखी है, रीढ़ की हड्डी में हो रखी है, तो आप इस आसन को ना करें। अगर आपको हेडेक रहता है, आपको माइग्रेन रहता है, आपको स्पाइनल प्रॉब्लम रहती है, जैसे कंप्रेशन है, डिस्क स्लिप हो रखी है, तो आप इस आसन को ना करें। वर्टिगो या डिजीनेस, आपको बहुत चक्कर आते हैं,
तब भी आप इस आसन को ना करें। और प्रेग्नेंट महिलाओं को स्पेशली जब उनका सेकेंड या थर्ड मंथ होता है तो उसके बाद से ही इस आसन को करना बंद कर देना चाहिए। तो ये कुछ डोंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं कि इन व्यक्तियों को ताड़ासन नहीं करना चाहिए। बाकी इसके अलावा जितने भी डायबिटिक व्यक्ति हैं या फिर जो स्वस्थ रहना चाहते हैं वो इस आसन को कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं दूसरा आसन जिसको हर व्यक्ति फॉलो कर सकता है। डायबिटीज के व्यक्ति के लिए तो ये बहुत अच्छा रहता है, ये है वृक्षासन। वृक्षासन में क्या करते हैं हम, इसमें भी सीधे हम सावधान की पोजीशन से स्टार्ट करते हैं, दोनों पैरों के बीच में हल्का सा गैप रखते हैं और इसके बाद अपने दाहिने पैर के घुटने को मोड़कर हमें अपने पैर के जो तलवा है उसको हमें अपने मूल पर लगाना है, इस तरीके से कि हमारी एड़ी हमारे मूल पर लगे। तो ये वृक्षासन की पोजीशन होती है, इसमें आप हाथ ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली ध्यान देना है कि जो हाई ब्लड प्रेशर के व्यक्ति होते हैं वो चाहे तो इसका अवॉइड भी कर सकते हैं कि वो हाथ ऊपर ना करें। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि वृक्षासन की पोजीशन इस प्रकार से होती है। अगर आप थोड़ा सा डिटेल में देखना चाहते हैं, इसको विजुअलाइज करना चाहते हैं, तो आप एक बार YouTube में वृक्षासन डालिएगा तो आपको इजीली वहां पर वीडियो मिल जाएगी, आप उसको देख के देख सकते हैं। लेकिन हाई बीपी के पेशेंट्स को ध्यान रखना है कि वो हाथों को ऊपर लेकर ना आए वृक्षासन की पोजिशन में, उनको हाथ नीचे ही रखने हैं। अब वृक्षासन से क्या होता है, ये भी आपकी पेट की मसल्स को स्ट्रेच करने में मदद करता है। जब आप अपनी बॉडी को सीधा करने की कोशिश करते हैं तो हमारे एब्डोमिनल मसल्स स्टिमुलेट होते हैं, जिसके कारण हमारे पैनक्रियाज पर भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और इसके कारण इंसुलिन की मात्रा बढ़ती है। दूसरा, इसमें एकाग्रता बढ़ती है और हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि पर इसका बेहतर प्रभाव पड़ता है, जो हमारी बॉडी के हर एक हार्मोन को कंट्रोल करने में मदद करती है। इसीलिए वृक्षासन करने के बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं। शारीरिक और मानसिक तौर पर आप स्वस्थ बनते हैं, संतुलन बॉडी में बनता है, स्पाइन आपकी मजबूत बनती है, एकाग्रता बॉडी में आती है और इसके साथ साथ आपके एब्डोमिनल मसल्स को भी ये स्ट्रेच करने में मदद करता है, जिसके कारण पैनक्रियाज पर बहुत बेहतरीन इफेक्ट मिलता है। अब किनको नहीं करना चाहिए, स्पेशली उनको नहीं करना चाहिए जिनको पैरों में इंजरी हो रखी है, जिनको अर्थराइटिस की परेशानी है, क्रोनिक अर्थराइटिस जिनको है वो इनको ना करें। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को ध्यान रखना है कि वो हाथ को ऊपर ना करें और स्पेशली अगर बहुत ज्यादा हाई बीपी है तो आप इसको ट्राई ना करें। तीसरा है, अगर बैलेंस में दिक्कत आती है तो आप क्या कर सकते हैं, आप दीवार का सहारा ले सकते हैं या फिर आप चेयर का सहारा ले सकते हैं। माइग्रेन के जो पेशेंट हैं, जिनको बहुत ज्यादा माइग्रेन की परेशानी है या फिर बहुत ज्यादा नींद ना आने की परेशानी है, वो भी इस आसन को ना करें। सो आई होप ये वृक्षासन भी आपको क्लियर हुआ होगा, किसको करना है किसको नहीं करना है। जो डोंट की कंडीशंस बताई हैं उन व्यक्तियों को छोड़कर बाकी सभी डायबिटिक पेशेंट्स इनको कर सकते हैं। तीसरा आसन है भुजंगासन, जिसको हम कोबरा पोज भी कहते हैं। इस पोज को करते हुए आपको ध्यान रखना है कि आप सूर्य की तरफ अपना फेस करते हुए इस आसन को करें। आपको अपने पेट के बल मैट पर लेटना है, नीचे मैट होनी बहुत जरूरी है और उसके बाद अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपको अपने छाती के बगल पे रखते हुए अपनी नाभि के सतह से अपनी बॉडी को ऊपर उठाना है सांस लेते हुए और फिर अपनी आंखों को आसमान की तरफ देखना है, जिस प्रकार से इस महिला ने यहाँ पर पोज बना रखा है। आप चाहे तो दोनों पैर के बीच में थोड़ा गैप भी रख सकते हैं ताकि आपकी बॉडी इजीली मेंटेन रख सके, या फिर क्योंकि कई बार स्टार्टिंग फेजेस में क्या होता है कि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं रहती है, तो दोनों पैर मिलाने से बेटर है कि आप थोड़ा सा पैरों को खोल भी सकते हैं। अब भुजंगासन किन को करना चाहिए, डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए तो ये बहुत अच्छा होता है क्योंकि सबसे बेहतरीन प्रभाव इसका पेट पर पड़ता है। पेट की मसल्स को स्टिमुलेट करने में मदद करता है, पीठ की मांसपेशियों को भी ये बेहतर बनाता है, तनाव इससे कम होता है। तनाव क्योंकि आज एक बहुत मुख्य कारण है डायबिटीज का, तो तनाव भी कम करने में मदद करता है, कब्ज को कम करता है, हृदय को उत्तेजित करता है, यानी ये हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाता है, तो स्पेशली हार्ट के पेशेंट्स इसको कर सकते हैं। इसके साथ साथ श्वसन को बेहतर बनाता है, तो इसके बहुत सारे बेहतरीन फायदे हैं और इसकी वजह से डायबिटीज के पेशेंट स्पेशली जिनको हार्ट की इशू भी है वो इसको कर सकते हैं। किनको नहीं करना है, प्रेग्नेंट महिलाएं, उनको नहीं करना है ये आसन। साइटिका जिनको परेशानी है वो भी इस आसन को ना करें, कमर दर्द जिनको है वो भी इस आसन को ना करें और अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसी योगा इंस्ट्रक्टर के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए, उनके प्रिकॉशन और उनकी ही सलाह के अनुसार करना चाहिए। हर्निया जिसको है वो भी इस आसन को ना करें। इसके अलावा सभी व्यक्ति इस आसन को कर सकते हैं। सो आई होप भुजंग आसन भी आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, डू एंड डोंट्स, किसको करना है किसको नहीं करना है। चौथा आसन है धनुरासन। धनुरासन को हम वो पोज भी कहते हैं, जैसे धनुष होता है उस प्रकार हम अपनी बॉडी को बनाते हैं। इसमें भी आपको पेट के बल लेटना होता है, अपने दोनों हाथों से अपने पैर के एंकल्स को पकड़ना होता है
और इस प्रकार से जैसे आप फोटो में देख सकते हैं अपनी बॉडी को नाभि के बल से उठाना होता है। इसमें मैक्सिमम प्रेशर हमारे पेट पर और हमारी कमर पर और हमारे हिप्स के एरिया पर पड़ता है। धनुरासन एक बहुत अच्छा पोज होता है, स्पेशली पीठ के दर्द को कम करने के लिए और पाचन क्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए। इसमें हमारे पाचन प्रक्रिया, क्योंकि पेट पे सबसे ज्यादा स्ट्रेच पड़ रहा है, पेट की मांसपेशियां अंदर से टोन अप होती हैं, स्टिमुलेट होती हैं, अच्छे से उनमें मसाज होती है। इसी वजह से धनुरासन करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये पैनक्रियाज की भी मसाज करने में मदद करता है और आपके पैनक्रियाज के माध्यम से इंसुलिन का स्त्राव बढ़ाने में मदद करता है। स्पेशली इसका एक और प्रभाव होता है कि ये तनाव को कम करता है, तो तनाव कम करने के लिए इसका इस्तेमाल करिए। बहुत अच्छा धनुरासन का एक बेनिफिट है कि हार्मोनल बैलेंस को ठीक करता है, क्योंकि ज्यादातर हमारी बॉडी में इंसुलिन भी एक हार्मोन है। अब ये इंसुलिन की कमी होने के कारण ही तो हमें शुगर की परेशानी ज्यादातर हो रही है। तो बहुत जरूरी है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि आप धनुरासन कर सकते हैं, ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस को भी ठीक करता है। अब ये धनुरासन की बात करें तो किसको नहीं करना है? सबसे मुख्य बात है प्रेग्नेंट महिलाएं इसको बिल्कुल भी ना करें। प्रेग्नेंट महिलाओं को धनुरासन नहीं करना है, स्पेशली जिनको इंजरी हो रही है, उन किसी को अगर गर्दन में चोट लगी है, स्पाइन में चोट लग रही है, एंकल में चोट लग रही है या फिर उनके घुटनों में चोट लग रही है, तो वो व्यक्ति इस आसन को ना करें। हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर का कोई व्यक्ति है वो भी इस आसन को बिल्कुल ना करे। इसके साथ साथ अगर किसी को पेप्टिक अल्सर की परेशानी है, पेप्टिक अल्सर की परेशानी या हर्निया की परेशानी है, वो भी इस आसन को बिल्कुल ना करें। तो आई होप आपको ये डोंट्स भी बिल्कुल क्लियर हुए होंगे कि धनुरासन किसको करना है और किसको नहीं करना है। जो जिनको नहीं बताया गया है, उसके अलावा जितने भी पेशेंट हैं डायबिटीज के, वो इस आसन को कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन एक फॉरवर्ड बेंडिंग आसन है। इसमें आप जैसे देख सकते हैं फोटो में कि आपको सुखासन से अपने दोनों पैरों को सीधा करना है, सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर आना है और सांस छोड़ते हुए कमर के बल से अपनी बॉडी को आगे की तरफ पुश करना है और अपने हाथों को जमीन पर लगाने की कोशिश करनी है। और अपने इस प्रकार से आपको अपने चिन को भी अपने घुटनों पे लगाने की कोशिश करनी है। पूरी तरीके से सांस छोड़कर इस प्रक्रिया को करना है। पश्चिमोत्तानासन के बहुत बेहतरीन बेनिफिट होते हैं, क्योंकि ये पाचन को बेहतर बनाने में बहुत मदद करता है। जब आप सांस छोड़कर अपने इस आसन में आते हैं तो ये पेट की मांसपेशियों को अंदर पुश करता है और जब आप ऊपर की तरफ सांस लेते हुए जाते हैं तो पेट की मांसपेशियां बाहर आती हैं। इसकी वजह से हमारी मांसपेशियों पर बहुत अच्छा मसाजिंग इफेक्ट होता है, मसाज होती है हमारी पेट के अंदर की मांसपेशियों की, जिसके कारण आपका पैंक्रियास अच्छे से काम करता है, उसके अंदर का ब्लड फ्लो बढ़ता है और इसके साथ साथ ये ब्लड प्योरीफाई करने में भी बहुत मदद करता है, तनाव को कम करने में मदद करता है। थाइस पर इसके बहुत अच्छे इफेक्ट होते हैं, क्योंकि ये थाइस को स्ट्रेंथन करने में मदद करता है और उदर या फिर निचले अंग की मालिश करने में मदद करता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि आप पश्चिमोत्तानासन कर सकते हैं। लेकिन किन व्यक्तियों को ये आसन नहीं करना चाहिए? स्पेशली जिनको बैक पेन है, जिनको स्लिप डिस्क हो रखा है या फिर जिसको कंप्रेशन की परेशानी है, ऐसे व्यक्ति बिल्कुल भी इस आसन को ट्राई ना करें और अगर कर रहे हैं तो किसी योगा इंस्ट्रक्टर के अकॉर्डिंग ही करें। जिनको दमा की परेशानी है, अस्थमा की परेशानी है, श्वास संबंधी परेशानी है, वो इस आसन को बिल्कुल ना करें। सो आई होप यहाँ पर ये दो कंडीशंस आपको बिल्कुल क्लियर भी होंगी। इन दो कंडीशंस के अलावा अगर कोई भी व्यक्ति डायबिटिक है तो वो इस आसन को कर सकता है, या फिर अगर कोई स्वस्थ रहना चाहता है तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छा आसन है। स्पेशली ये ओबेसिटी को कम करता है, मोटापा कम करने में बहुत सहायक होता है, तो आप इस आसन को कर सकते हैं। अब आइए चलते हैं, हमारा नेक्स्ट आसन वो है अर्धमस्तेंद्र आसन। अर्धमस्तेंद्र आसन को करने का तरीका, आपको स्टार्टिंग में कैसे बैठना है? आपको स्टार्टिंग में पहले पद्मासन की स्थिति में या सुखासन की स्थिति में बैठ सकते हैं। दोनों पैरों को आगे की तरफ लेकर आना है, सामने की तरफ। उसके बाद आपको इस प्रकार से एक पैर को, यानी अगर आप दाहिने पैर को आगे रख रहे हैं तो उसको बाएं पैर के घुटने के आगे रखें और बाएं पैर के घुटने को अपने दाहिने पैर के हिप्स के नीचे लाना है। इस प्रकार से आपको फिर ट्विस्ट करना है और पीछे की तरफ देखना है। इसमें बहुत अच्छे से स्पाइन हमारी ट्विस्ट होती है। स्पाइनल ट्विस्ट के लिए एक बहुत अच्छा आसन अर्धमस्तेंद्र आसन को माना जाता है। अब इसके बहुत अच्छे फायदे भी होते हैं, क्योंकि जब आपकी स्पाइन यहाँ पर ट्विस्ट हो रही है या फिर मुड़ रही है तो उसके कारण आपके पाचन पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। ये पेट को खोलने में मदद करता है। इसके कारण कब्ज की परेशानी अगर किसी को है तो वो भी बहुत अच्छे से ठीक हो जाती है। इसके साथ साथ ये आपके पाचन के आसपास के जो अंग है, यानी इस स्टमक के पास ही हमारा पैनक्रियास होता है, तो ये पैनक्रियास को भी स्टिमुलेट करने में मदद करता है। तनाव को कम करने का बेहतरीन तरीका है, स्पाइन को बेहतर बनाने का तरीका है
और इसके साथ साथ ये ब्रीदिंग इश्यूज पर भी बहुत अच्छे से काम करता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अर्ध मस्तेंद्र आसन कर सकते हैं। किनको नहीं करना है? सबसे पहला पेशेंट है वर्टिब्रल सर्जरी अगर किसी की है, यानी अगर किसी को स्पाइनल इंजरी हो रही है और वहां पर सर्जरी हो रही है तो वो पेशेंट बिल्कुल इसको ना करे। दूसरा, अगर किसी को हर्निया की परेशानी है तो वो भी इस आसन को ना करे। किसी को अगर पेप्टिक अल्सर की परेशानी है वो भी इस आसन को ना करे। अगर किसी को स्लिप डिस्क की परेशानी है वो भी इस आसन को बिल्कुल ना करें। सो आई होप ये 4 कंडीशन सभी को समझ में आई होगी कि किनको ये आसन नहीं करना है। इसके अलावा जिन जिन व्यक्ति जो ये आसन करना चाहते हैं, एक बार आप बिल्कुल वीडियो इसकी देख सकते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको अर्ध मस्तेंद्र आसन चेक करना है और इसकी इजीली आपको वीडियो मिल जाएगी। पांचवा नेक्स्ट आसन अगर हम बात करें तो वो है हमारा वज्रासन। वज्रासन जिसको हम थंडरबोल्ट भी बोलते हैं, और ये बहुत इजी आसन होता है। बहुत अच्छे से माना जाता है कि ये आप कर सकते हैं। पाचन को बेहतर बनाने के लिए, खाने को पचाने में बहुत मदद करता है। तो आप खाना खाने के बाद, एकमात्र ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद किया जा सकता है। तो वज्रासन हर व्यक्ति कर सकता है और वज्रासन के बहुत सारे फायदे होते हैं। ये पाचन को बेहतर बनाता है और इसके साथ साथ अगर आप साथ में कुछ मुद्राएं करते हैं तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव होता है। मैं एक मुद्रा आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी और इस मुद्रा को हर व्यक्ति वज्रासन के साथ करेगा तो बहुत अच्छे इफेक्ट उनके पाचन पर और पैनक्रियास पर पड़ेंगे। इस मुद्रा को हम कहते हैं लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा को करने का तरीका क्या है? लिंग मुद्रा को करने का तरीका है कि आपको, जैसे आपके दोनों इस प्रकार से हाथ आपको रखने हैं और इस प्रकार से आपको इन दोनों हाथों को ऐसे क्रॉस करना है, यानी क्रॉस एक दूसरे के बीच में। अब जब आप क्रॉस करेंगे तो आपका राइट थंब इस तरीके से ऊपर रहेगा और लेफ्ट थंब उसको इस प्रकार से एनसर्कल करेगा। इस तरीके से आपको इस तरीके से अपने अंगूठे को ऊपर की तरफ रखना है और अपने लेफ्ट अंगूठे से अपने अंगूठों को इस प्रकार से बंद करना है और आपकी सारी उंगलियां इस प्रकार से इंटरलॉक्ड होंगी, बंद होंगी। अपनी सारी उंगलियों को इंटरलॉक करना है और अपने राइट थंब को आपको ऊपर की तरफ रखना है और लेफ्ट वाले अंगूठे से आपको अपने राइट वाले अंगूठे के मूल को बंद करना है। इसको हम लिंग मुद्रा कहते हैं। लिंग मुद्रा के बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। ये बेसिकली हमारे मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छा बेहतर बनाता है, यानी हमारी चयापचय क्रिया को अच्छा बनाता है और इसके माध्यम से आपको बहुत अच्छे प्रभाव मिलते हैं पाचन को बेहतर बनाने के लिए। तो वज्रासन के साथ इस लिंग मुद्रा को जरूर करें। अगर आपको यहाँ पर लिंग मुद्रा अच्छे से क्लियरली विजिबल नहीं हुई है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एक बार सर्च करिए लिंग मुद्रा को, तो उसके माध्यम से भी आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, विजुअलाइजेशन अच्छे से हो जाएगा। इसके साथ साथ वज्रासन किनको नहीं करना चाहिए? स्पेशली जिनको अर्थराइटिस है, उनके पैरों में अगर दर्द है, नीज में किसी प्रकार की इंजरी है तो आप वज्रासन बिल्कुल भी ना करें, उनके लिए रेकमेंडेड नहीं है। अगर आपको कमर में या साइटिका की परेशानी है तो आप वज्रासन ना करें। इसके साथ साथ आइए बात करते हैं नेक्स्ट आसन है सेतु बंद आसन। सेतु बंद आसन को ब्रिज पोज भी कहते हैं। जैसे ये पहला तरीका दिखा रखा है, ये सबसे सिंपल होता है और इसी प्रकार से आपको सेतु बंद करना होता है। आपको अपनी कमर के बल से यानी पीठ के बल से लेटना होता है और उसके बाद अपने दोनों पैरों को इस तरीके से आपको लेकर आना होता है कि आपकी बॉडी के 90 डिग्री पर वो रहे और अपने कमर के थ्रू आपको अपने बॉडी को ऊपर उठाना होता है और इसको हम सेतु बंद आसन कहते हैं। जब आप इस स्थिति में होते हैं तो उस वक्त आपको धीरे धीरे करके सांस लेनी होती है और धीरे धीरे सांस छोड़नी होती है। ब्रीदिंग कंट्रोल करते हुए आपको इस आसन को करना है। अब देखिए, सेतु बंद आसन से भी बहुत अच्छा प्रभाव आपके पीठ पर, आपके ग्लूट्स पर पड़ता है। आपके आपका पाचन है वो बेहतर बनता है, शारीरिक सक्रियता को बेहतर बनाता है, जिसके बारे में बात की जा रही थी कि आप एक्टिव रहें। एक्टिवनेस को बेहतर बनाने में ये मदद करता है। तो सेतु बंद आसन किया जा सकता है। तनाव हो गया या अवसाद यानी डिप्रेशन तक पर ये काम करता है, तो इसको करना बहुत जरूरी है और बहुत बेहतरीन प्रभाव इसका पाचन पर होता है। अब देखिए, सेतु बंद आसन का आपको ध्यान रखना है कि किनको नहीं करना है। सबसे पहले जिनको स्पाइनल इंजरी है वो बिल्कुल भी इस आसन को ना करें। जिनको स्लिप डिस्क है, जिनको साइटिका है, वो इस आसन को बिल्कुल भी ना करें। प्रेग्नेंट महिलाएं इस आसन को ना करें और स्पेशली वह व्यक्ति ना करे जिनको सर्वाइकल पेन है। सर्वाइकल पेन वाले व्यक्ति भी इस आसन को बिल्कुल ना करें, उनके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। तो ये कुछ डोंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब आइए बात करते हैं त्रिकोणासन पर। त्रिकोणासन बहुत अच्छा आसन है, हर व्यक्ति कर सकता है। इसको हम ट्रायंगल पोज भी कहते हैं। इस प्रकार से आपको अपने शोल्डर लेंथ से ज्यादा अपने पैरों को खोलना है। जितने आपके कंधे हैं उससे ज्यादा अपने पैरों को हल्का सा खोलना है आपको और इस प्रकार से आपको अपनी बॉडी को ट्विस्ट करना है कि आपका दाहिना हाथ आपके दाहिने पैर को टच करे और आपकी बॉडी साइड से इस प्रकार से बेंड हो। सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाना है, सांस लेते हुए आपको ऊपर की तरफ आना है। त्रिकोणासन की
पोजीशन आप एक बार यूट्यूब पे भी चेक कर सकते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से इसके बारे में विजुअलाइजेशन हो सके। त्रिकोण आसन करने से बहुत अच्छा प्रभाव हमारे हिप्स पर, हमारे चेस्ट पर पड़ता है, हमारा लोअर बैक पेन बहुत कम होता है। इसके साथ साथ ये आपकी कोर मसल्स को बहुत अच्छे से स्ट्रेंथन करता है। आपकी कोर यानी पाचन के एस्पेक्ट, हमारे पेट की जो मसल्स होती है उसको हम कोर मसल्स कहते हैं। तो इसको ये बेहतर बनाने में, इनकी मजबूती बेहतर बनाने में मदद करता है। इसके साथ साथ आपके पाचन पर और पैनक्रियास के ऑर्गन पर इसके बहुत अच्छे प्रभाव होते हैं, क्योंकि ये आपकी ओवरऑल बॉडी में इंसुलिन की संवेदनशीलता को बढ़ाने में भी मदद करता है, यानी आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर बनाता है। तो आज इस आसन को करना बहुत जरूरी है। त्रिकोण आसन हर व्यक्ति कर सकता है, लेकिन कुछ व्यक्ति है जिनको ये नहीं करना है। सबसे पहले जिनको बैक एंड नेक में इंजरी है, किसी प्रकार की चोट अगर आपको लगी है। दूसरा, अगर आपको माइग्रेन की परेशानी है, आप इस आसन को बिल्कुल ना करें। अगर आपको बहुत ज्यादा माइग्रेन है या फिर अगर आपको डायरिया है बहुत ज्यादा, तो आप भी इस आसन को बिल्कुल ना करें। स्पेशली वो पेशेंट्स इस आसन को ना करें जिनको बीपी की परेशानी है, लो बीपी है या हाई ब्लड प्रेशर है, वो त्रिकोण आसन को बिल्कुल ना करें। तो ये चीजें ध्यान में रखना है कि इनको नहीं करना है। बाकी जितने भी व्यक्ति हैं, डायबिटिक है या फिर अभी बचना चाहते हैं इस बीमारी से, तो इस आसन को डेली करिए। अब आती है बात मंडूक आसन की। अगर किसी आसन को अगर कहा जाता है कि डायबिटीज के पेशेंट के लिए रामबाण है, तो वो है मंडूक आसन। मंडूक आसन करना बहुत जरूरी होता है। फ्रॉग पोज भी कहते हैं हम इसको। और इस प्रकार से आप इस आसन को कर सकते हैं कि आपको अपने पहले वज्रासन में आना है, हल्का सा दोनों पैरों के बीच में 10 सेंटीमीटर का गैप रखना है, और उसके बाद आपको अपने दोनों हाथों को इस तरीके से मुट्ठी बनानी है, और मुट्ठी बनाकर अपने नाभि के बगल में रखना है। मुट्ठी बनानी है दोनों हाथों से और अपनी नाभि के बगल में रखना है। इसके बाद आपको नीचे की तरफ झुकना है। जब आप नीचे की तरफ झुकेंगे तो आपको ध्यान देना है कि सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुके और आपके हाथ आपकी नाभि के बगल में ही रहें, दोनों मुट्ठियां आपकी नाभि के बगल में रहें, और सामने की तरफ आपको सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए झुकना है। और अपनी ठुड्डी को आप अगर हो सके तो अपने घुटनों पर लगाने की कोशिश करें, इस प्रकार से। इसको हम मंडूक आसन कहते हैं। अब मंडूक आसन का काम होता है कि यह आपकी बॉडी में बहुत बेहतरीन तरीके से इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है, आपके पैनक्रियाज में ब्लड फ्लो को बेहतर बनाने में मदद करता है, डाइजेशन को बेहतर बनाता है और पैनक्रियाटिक फंक्शन को भी बेहतर बनाता है। इसलिए बहुत अच्छा माना जाता है मंडूक आसन डायबिटीज के पेशेंट के लिए। लेकिन ध्यान ये रखना है कि किनको ये आसन नहीं करना है। देखिए, उन लोगों को ये आसन नहीं करना है जिनको बहुत ज्यादा माइग्रेन की परेशानी है। माइग्रेन है या आपकी एब्डोमिनल कोई सर्जरी हो रही है, अगर आपकी पेट की सर्जरी हो रही है, आंतों की सर्जरी हो रही है, या फिर आपके अपेंडिक्स हो रखा है सर्जरी, तो आप इस आसन को अवॉइड ही करें। तीसरा है, अगर कोई हृदय रोगी है, कार्डियक पेशेंट है, वो इस आसन को ना करें, क्योंकि इसमें हार्ट पे प्रेशर पड़ता है। बहुत जरूरी है कि कार्डियक पेशेंट इस मंडूक आसन को ना करें। प्रेग्नेंट महिलाएं इसको ना करें। अगर किसी को अर्थराइटिस है या फिर नीज में दिक्कत है, दर्द हो रहा है, तो वो भी इस आसन को ना करें। इसके साथ साथ अगर आपको बैक प्रॉब्लम है, आपके कमर में दिक्कत है, आपको स्लिप डिस्क है या फिर साइटिका है, तो आप इसको ना करें। अल्सर है, अगर पेप्टिक अल्सर, तब भी आप इस आसन को ना करें। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना है कि आप किन किन कंडीशंस में इन आसन को ना करें। तो मंडूक आसन अच्छा है, लेकिन जो पेशेंट्स इस प्रकार की कैटेगरी में आते हैं जो मैंने अभी डोंट्स में बताए हैं, तो वो व्यक्ति इस आसन को बिल्कुल भी ना करें। शवासन हर व्यक्ति कर सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की परेशानी है, चाहे वो डायबिटिक है, चाहे वो कार्डियक पेशेंट है, चाहे वो नी पेन है, चाहे वो अर्थराइटिस का व्यक्ति है, हर व्यक्ति इसको कर सकता है। तो शवासन एक बहुत अच्छा पोज है जिसको हम कहते हैं कॉप्स पोज भी कहते हैं, यानी शव के समान आपको लेटना होता है और आपकी पूरी चेतना आपकी बॉडी के आसपास होनी चाहिए। आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है और ये आपकी बॉडी में स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। इंसोमिया है या फिर नींद नहीं आ रही है अच्छे से, या फिर बहुत तनाव रहता है, तो इन सभी को कम करने में मदद करेगा, प्लस हार्मोनल इम्बैलेंसेस को भी ठीक करेगा। तो जैसे सर ने भी कहा था कि आप योग निद्रा कर सकते हैं, तो योग निद्रा शवासन का ही एक बेहतर रूप होता है। शवासन आप शुरुआती तौर पर कर सकते हैं, उसके बाद आप अगर थोड़ा सा अपने आप को एडवांस करना चाहते हैं तो उसके बाद आप योग निद्रा भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। शवासन हर व्यक्ति करें, और कम से कम एक दिन में अगर आप हो सके तो 2 मिनट शवासन भी करेंगे तो ये आपकी पूरी बॉडी को रिलैक्स करने में मदद करेगा। अब आइए बात करते हैं, कुछ बहुत ही अच्छे नुस्खे हैं जो हर व्यक्ति अपना सकता है। कुछ ऐसी आदतें हैं जिसको अपनाकर हम सभी अपनी हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। अब हम सभी के घर में सीढ़ियां तो होती हैं, कभी ना कभी हमें छत पे जाके कपड़े तो डालने ही होते हैं, तो बहुत जरूरी होता है कि आप सीढ़ी चढ़ने की आदत रखें।
कम से कम एक दिन में अगर आप 10 सीढ़ियां, यानी कम से कम एक फ्लोर की सीढ़ी, अगर हम मान के चले एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर के बीच में 10 सीढ़ी तो कम से कम आती ही आती हैं, तो 10 सीढ़ियां चढ़ने की आदत आप जरूर रखें और इसको कम से कम 3 बार करने की आदत रखें। यानी आप एक दिन में 30 बार सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करें। 30 सीढ़ी यानी 10 सीढ़ी को 3 बार चढ़ने की कोशिश करें। शुरुआत यहां से करनी है और धीरे धीरे करके अपनी कैपेसिटी को बेहतर बनाना है। यानी एक दिन में 3 बार सीढ़ियां चढ़ने की जरूरत है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी बनती है, आप एक्टिव रहते हैं और इसके साथ साथ आपकी बॉडी में कभी भी इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं पैदा होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जब पैदा नहीं होगा तो आपको टाइप 2 डायबिटीज नहीं होगी, आपकी टाइप 1 डायबिटीज की गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली अच्छे से काम करेगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सीढ़ी चढ़ने की आदत रखें और कम से कम आपको क्या ध्यान रखना है, 10 सीढ़ी चढ़नी है। एक दिन में 10 सीढ़ी को 3 बार चढ़ना है। तो कम से कम आप ये मान के चलिए कि आप 30 बार सीढ़ी चढ़ रहे हैं। उतरने की यहाँ पर बात नहीं की जा रही है, चढ़ने की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की क्या जरूरत है, कार्डियक पेशेंट जिनको दिल की बीमारियां हैं वो बिल्कुल भी सीढ़ी बिना डॉक्टर की सलाह के ना चढ़े। यानी क्योंकि क्या होता है कि स्टार्टिंग स्टेजेस में ब्लड फ्लो जब बहुत ज्यादा बढ़ता है तो हार्ट के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है फंक्शन करने में। जब किसी व्यक्ति का हार्ट फंक्शन ऑलरेडी 10% पे हो रखा होता है और उसके बाद वो दोबारा सीढ़ी चढ़ते हैं तो उनका हार्ट इतना कोप अप नहीं कर पाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अगर हार्ट पेशेंट है तो आप 10 सीढ़ी चढ़ने का जो ये टारगेट है वो आप पूरा ना करें, वो आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करना शुरू करें। डॉक्टर जब आपकी कंडीशंस ठीक बताए, इंप्रूव बताए, उसके बाद ही आप इस प्रैक्टिस को करना शुरू करें। तो नॉर्मली डायबिटीज का पेशेंट जो कार्डियक इश्यूज से नहीं है ग्रसित, वो इस प्रक्रिया को कर सकता है। 10 सीढ़ी आपको चढ़नी है कम से कम एक दिन में 3 बार और उसके बाद अपनी स्ट्रेंथ को धीरे धीरे करके बढ़ाइए जिससे आप बेहतर बन सके। साइकिलिंग करने की आदत रखिए। देखिए हमारी क्या आदत रहती है, स्कूटी है, बाइक है या फिर 4 व्हीलर है, हम फटाफट उठा के चल लेते हैं। हम क्या कर सकते हैं, एज अ हेल्थ अवेयर पर्सन अगर हम हैं तो हमें एक आदत रखनी चाहिए कि हमारे पास एक साइकिल हो और अगर कोई पास की जगह हम जा रहे हैं तो वो हम साइकिल के थ्रू जाएं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ स्विमिंग अगर आपके आसपास मौजूद है या फिर अगर आप इतने हेल्दी हैं, आपके कोई भी जॉइंट पेन की परेशानी नहीं हो रखी है आपको या फिर कार्डियक इशू नहीं है तो आप बिल्कुल स्विमिंग कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों एक्टिविटीज जो लास्ट में आपको बताई गई है, साइकिलिंग करना और स्विमिंग करना, ये आपको तभी करना है जब आपकी हेल्थ कंडीशन इंप्रूव हो। क्योंकि अगर आप शुरुआती दौर पे ही ये सभी प्रक्रिया करेंगे तो ये आपकी हेल्थ के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि बॉडी को इतनी एक्टिवनेस की आदत नहीं होती है, तो धीरे धीरे करके वो आदत आपको बढ़ानी होगी। तो ये साइकिलिंग की आदत है या फिर स्विमिंग करने की आदत है, ये अगर आप चाहें तो इसे बाद में भी अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन शुरुआती दौर के लिए एज अ बिगिनर अगर आप चाहें तो शुरुआती दौर में आपको योग से ही शुरुआत करनी चाहिए। तो ये योग के जो आसन आपको बताए हैं और इसके साथ साथ आपको जो स्टेयर्स चढ़ने की आदत बताई है कि 10 बार सीढ़ी चढ़नी है, 10 सीढ़ी आपको एक दिन में चढ़नी है और कम से कम 3 बार चढ़नी है, तो इस आदत को अपनाइए। उसके बाद जब आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाए तो उसके बाद आप स्विमिंग कर सकते हैं, उसके बाद आप चाहें तो साइकिलिंग कर सकते हैं। तो ये सभी आदतों को अपनाकर हर व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बना सकता है और आज डायबिटीज रिवर्सल को मुमकिन बना सकता है। सो आई होप आज के सेशन से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी, स्पेशली योग के ऊपर और इस जीवन जीने की कला के ऊपर। और ये कला अगर आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो डेफिनेटली आप हेल्दी बनेंगे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ एंड माइक हैंड ओवर करती हूँ सविता मैम को। ओवर टू यू मैम। थैंक यू निधि जी, थैंक यू सो मच। तो ये बहुत टफ एक्सरसाइजेस तो बिल्कुल भी नहीं थी, बहुत सिंपल थी। नॉर्मली हम लोग योगा का जब सुनते हैं तो लगता है कोई भाई साथ में हमारे पास कोई स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट खड़ा रहे, हम तभी योगा करेंगे। तो यहाँ पर चीजें थोड़ी सिंपल तरीके से बहुत ऐसे इजी आसन बताए जो कि हम अपने घर में कर सकते हैं। बहाने बस बनाना बंद कर दे तो मुझे लगता है सारे एक्सरसाइजेस हम अपनी जो योगा आसन जो भी थे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। और एक लाइन है, योगा से होगा, तो बिल्कुल योगा से सब कुछ संभव होगा। ये डायबिटीज रिवर्सल भी संभव होगा, सही चीज को चुने, सही तरीके से करें। तो साथियों, डाइट की बात हो गई, लाइफस्टाइल के बारे में बात हो गई, एक्सरसाइज के बारे में बात हो गई, है ना। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और जब इसके बारे में बात कर रही हूँ तो आप समझ रहे होंगे कि मैं किसके बारे में बात करना चाहती हूँ। मैं हमारे ब्रेन के बारे में बात करना चाहती हूँ। ये दिमाग बहुत
एक ऐसा कॉम्प्लेक्स चीज है कि दिमाग ने सोच लिया कि ये चीज करनी है तो करनी है, दिमाग ने सोच लिया कि ये चीज तो नहीं हो सकती तो फिर नहीं हो सकती। तो ये हमारा माइंड इतना पावरफुल काम करता है। इस माइंड के पावर को और अच्छे से समझने के लिए ये क्या क्या कर सकता है, इसके लिए मैं हमारे बीच में बुलाना चाहूंगी हमारी जो श्वेता आनंद जी है, वो आपसे कुछ बताना चाहती हैं कि श्वेता आनंद जी को आपने कई बार सुना होगा, 100 डेज सेल्फ लव में भी देखा होगा, कई जगह आपने विलवाड़ा में भी देखा होगा। तो आज इन्हीं के जरिए से हम देखेंगे किस तरीके से ये दिमाग जो है हम इसको अपने उपयोग में ला सकते हैं और जीवन में किसी भी चीज को, किसी भी समस्या को हम हल कर सकते हैं। तो आपके बीच मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इस बात को हमारे पूर्वज बखूबी जानते थे, इसलिए तो कहावत के रूप में इसे छोड़ गए। और ये बात हमारे स्वास्थ्य के ऊपर तो बिल्कुल भी सटीक बैठता है। हमारा मन एक ऐसा औजार है जो इस जीवन रूपी जंग को जीतने में सबसे ज्यादा कारगर साबित होता है। यदि किसी व्यक्ति को कोई बीमारी लग जाए और वो व्यक्ति यह मानकर बैठ जाए कि वो इससे कभी ठीक नहीं हो सकता, तो शायद वो उस बीमारी से कभी ठीक नहीं हो पाएगा। पर यदि वो व्यक्ति को लगता है कि नहीं, शरीर है, बीमारियां तो आती रहेंगी जाती रहेंगी, मैं इससे ठीक हो जाऊंगा, तो वहीं से हीलिंग, वहीं से ठीक होना शुरू हो जाता है। ये सिर्फ कहने सुनने की बात नहीं है, आज इस बात को विज्ञान ने भी स्वीकार किया है। और विज्ञान किसी भी बात को तभी मानता है जब उसका सॉलिड प्रूफ, वो चीज प्रूव हो चुका हो, तब जाकर के विज्ञान इस किसी भी बात के लिए हामी भरता है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, 50 लोगों को लिया गया था जिनको एक तरह की बीमारी थी। 25 लोगों को उस बीमारी का एक्चुअल दवा दिया गया, उसका एक्चुअल इलाज किया गया, और 25 लोगों को सिर्फ प्लेन गोलियां दी गई। जब परिणाम सामने आया तो लोग स्तब्ध रह गए, क्योंकि 50 के 50 लोग ठीक हो चुके थे। क्या लगता है आपको, क्या कारण रहा? जो 25 लोग जिनको प्लेन दवाइयां दी गई थी, उनके भी मन में ये बात थी कि उनको उस बीमारी की ही दवाई दी जा रही है, और उनके ब्रेन ने उनके शरीर को ये निर्देश देना शुरू किया कि अब आपको ठीक होना है, क्योंकि आपको दवाइयां मिली, और वहीं से वो ठीक होते चले गए। हमारे बॉडी में जबरदस्त हीलिंग पावर है दोस्तों। जरा सोचिए ना, बड़ा से बड़ा घाव भर जाता है, टूटी हुई हड्डी तक जुड़ जाती है। आखिर कैसे? हमारा ब्रेन जब हमारे सेल्स को, हमारे बॉडी को ये निर्देश देना शुरू करता है कि जाओ और वहां जाकर उस पोर्शन को, उस पार्ट को ठीक करो, तो हमारे शरीर का एक एक सेल उसको ठीक करने में लग जाता है। हमारी ग्रंथियां उस तरह के केमिकल को रिलीज करने लगती हैं जिससे कि हमारा बॉडी खुद से हील हो जाए, ठीक हो जाए। आज मैं आपको एक ऐसे टेक्निक के बारे में बताऊंगी जिसे कोई भी कर सकता है और जिसे करना बहुत ही आसान है। इस टेक्निक को बोलते हैं हीलिंग विजुअलाइजेशन। हीलिंग यानी कि खुद को ठीक करना, और विजुअलाइजेशन यानी कि कल्पना, खुद को ठीक होते हुए देखने की कल्पना करना। किसी भी आरामदायक जगह पे एक सुखासन में आप बैठ जाइए। ये बहुत ही आसान है, इस प्रक्रिया को बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसको समझने में भी आपको मुश्किल नहीं आएगा। उसके बाद हम करेंगे वेगस ब्रीदिंग। अब ये क्या है? ये है हम 3 बार लंबी सांस नाक से खींचकर अपने अंदर लेंगे, अपने लंग्स को उससे भरेंगे, और जब हम सांस छोड़ेंगे तो इस प्रकार से अपने मुंह से सांस छोड़ेंगे जैसे कि हम मोमबत्ती को बुझा रहे हैं। अब ये जो हीलिंग विजुअलाइजेशन है, ये मैं एक डायबिटिक के लिए, एक मधुमेह रोगी के लिए कर रही हूँ। आपको जो भी बीमारी है, आप उसके हिसाब से अपने आप को विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। तो एक जगह पे बैठ गए, अपने बॉडी को एक नॉर्मल सुखासन पोजीशन में बिठा दीजिए। 3 बार लंबी सांस लेंगे और उसको मुंह से छोड़ेंगे। अपने चश्मे को अलग उतार के रख दें यदि आप चश्मा पहनते हो। आंखों को भींच कर बंद नहीं करना है, बहुत ही आराम से आंखों बंद कीजिए। अब सांस लीजिए, लंबी सांस।
3 बार वेगस ब्रीदिंग करने के बाद आपको अपने आंखों को नहीं खोलना है, आप अपने आंख को बंद ही रखें। जब हम इतनी लंबी सांस अपने अंदर ले करके अपने आप को भरते हैं सांसों से, ऑक्सीजन से, तो हमारा पूरा बॉडी और हमारा ब्रेन बिल्कुल काम डाउन हो जाता है, एक पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में हम आ जाते हैं, हमारा शरीर शिथिल हो जाता है और 10 तरह के विचार जो हमारे ब्रेन से आ रहे थे, जा रहे थे, वो कहीं ना कहीं या तो कम्प्लीटली बंद हो जाते हैं या कम हो जाता है। अब उसके बाद अपने सांसों पे आपको ध्यान रखना है, सांसों को नॉर्मल जैसे हम ब्रीथ करते हैं वैसे आपको ब्रीदिंग करनी है और कुछ देर तक आपको उसी प्रक्रिया में अपने सांसों के ऊपर ध्यान रख करके आंखें बंद करके बैठे रहना। अब धीरे धीरे अपने ध्यान को आप पैंक्रियाज के ऊपर लेकर के जाइए। जो पैंक्रियाज है वो हमारे पेट के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है और हमारे जो शुगर का जो हमारा बीमारी है उसमें पैंक्रियाज का बहुत अहम रोल है। वहाँ पे हम पैंक्रियाज को हील करेंगे। अब हम ये कल्पना करेंगे, इस तरह का विजुअलाइज करेंगे कि हमारा पैंक्रियाज ठीक हो रहा है, उसका एक एक सेल ठीक हो रहा है। हमने विजुअल हीलिंग तो की ही है, इसके साथ साथ हमने अपने लाइफस्टाइल को भी चेंज किया। हमने एक्सरसाइज शुरू कर दी है, हमने वॉक शुरू कर दिया है, हमने सात्विक अच्छा भोजन अपने खाने में शामिल किया है, हम कामा ओरिजिनॉल का सेवन कर रहे हैं, हम मधु संयम रस का सेवन कर रहे हैं, हम सारे प्राकृतिक उपाय से प्रकृति में खुद को रखते हुए, प्रकृति का खुद को हिस्सा मानते हुए अपने आप को ठीक होते हुए अब देख रहे हैं। अब हम ये कल्पना कर रहे हैं, हम ये विजुअलाइज कर रहे हैं कि हमारे पैंक्रियाज का एक एक सेल खुद को ठीक कर रहा है, हम वहाँ से हील हो रहे हैं। हमने हमारे शरीर पे जो अननेसेसरी दबाव डाला खान पान से, लाइफस्टाइल से, हमने अब उसको बेहतर बना दिया है। और इसके साथ साथ अब आपको ये विजुअलाइज करना शुरू करना होगा, अपने मन में ये सोचना होगा कि आप बिल्कुल ठीक हो गए। अब आप अपना ध्यान थोड़ा सा लीवर के ऊपर भी लेकर के जाइए। लीवर हमारे शरीर का डिटॉक्स करने के लिए सबसे बड़ा ऑर्गन है, हमारे शरीर के सारे कचरे को निकालने की जिम्मेदारी उसकी होती है। और हम अब ये विजुअलाइज करेंगे, अब हम ये अपने आप को होते हुए देखेंगे कि हमारा लीवर बिल्कुल ठीक हो रहा है, उसके सेल्स भी एक एक सेल्स ठीक हो रहे हैं, वो अच्छे से काम कर रहा है। ये सब चीज़ बोलना नहीं है, इसको सिर्फ अपने मन में सोचना है और कल्पना भी नहीं। इस तरह का सटीक सोच अपने मन में लाइए कि आप वाकई ठीक हो रहे हैं। अब आप खुद को एक स्वस्थ इंसान के रूप में देखिए, उस आनंद को महसूस कीजिए जब आपका शरीर कंप्लीटली हील्ड है, आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, तो किस तरह का आनंद आपके जीवन में आ गया है। हम मानव का जन्म हमारे अपने प्रति भी कर्तव्य है। जो भी आप कर रहे हैं, आप लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं, आप सारे प्राकृतिक तरह से खुद को हील कर रहे हैं, आप जो भी प्राकृतिक रूप से बनाई गई दवाइयाँ हैं, मधु संयम रस हो, कामा ओरिजिनॉल, उसका सेवन कर रहे हैं और अब आप देख रहे हैं कि आप बिल्कुल ठीक हो गए। आप अपने कर्तव्य का बहुत अच्छे से निर्वहन कर रहे हैं, आप अपने परिवार के साथ सुख और चैन से बैठकर खाना खा रहे हैं, हंस रहे हैं। ये सारी चीज़ों की आपको कल्पना करनी है और सच मानिए वो इतना आनंदमय होता है कि आपको शायद अपना आँख खोलने की इच्छा ही ना हो। और ठीक है, जितनी देर आपको उस खूबसूरत अपने विजुअलाइजेशन में डूबे रहना है, आप डूबे रहिए और उस चीज़ को आप देखते रहिए। आप अपने आप को देखिए, सिर्फ कल्पना मत कीजिए, आपको एक्चुअली ये महसूस करना है, अपने अंदर उस सुख को, उस आनंद को आप महसूस कीजिए। और जब आपको लगे कि आपको अब बाहर आना चाहिए, तो सबसे पहले अपने उंगलियों में, हाथों की उंगलियों में और पैरों की उंगलियों में थोड़ा सा हरकत करें, हल्का हल्का हिलाएं और अब अपने दोनों हथेलियों को आपस में जोड़कर रगड़े, अपने आंखों के ऊपर लेकर के जाएं और धीरे धीरे अपने आंखों को जमीन की ओर देखते हुए खोलें। हीलिंग विजुअलाइजेशन हमारे पूर्वज भी करते हैं, सभी बहुत पहले से करते आ रहे हैं। ये आज कोई नई टेक्निक की इजाद नहीं की गई, ये हजारों साल पुरानी टेक्निक। अपने मन में सकारात्मक सोच रखना बहुत आवश्यक है दोस्तों। यही एक ऐसा औजार है जिससे आपको जीवन में जो भी पाना है आप पा सकते हैं। ये सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र है।
अगर आप अपने दिमाग को, अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं, अपने ऊपर आप कोई डाउट नहीं रखते हैं, तो आप जीवन में बड़ा से बड़ा विपत्ति भी अगर आपके सामने आता है तो आप उसको पार करके एक सक्सेसफुल इंसान के रूप में वापस खुद को देख सकते हैं। आई होप कि आप इसका ज़रूर प्रयोग कीजिएगा अपने जीवन में, अपने साथ साथ और लोगों को भी बताएं। आज हमारे देश में इसकी बहुत ज़रूरत है। हमारा देश डायबिटिक कैपिटल होता जा रहा है, ये बहुत गलत बात है। जब हमारे यहाँ ऐसी पद्धति है, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी प्राकृतिक दवाइयाँ अवेलेबल हैं, तो हम क्यों बीमार पड़ रहे हैं? सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, लाइफस्टाइल को चेंज करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, मधु संयम रस का सेवन करते हुए, गामा ओरिजिनल का सेवन करते हुए खुद को ठीक कीजिए और अपने कर्तव्य का बहुत अच्छे से निर्वाह कीजिए। नमस्कार। तो साथियों, अभी श्वेता आनंद जी के थ्रू हमने देखा कि कैसे हम खुद की हीलिंग अपने ब्रेन के थ्रू रेगुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। एंड मुझे तो बहुत सूदिंग लगा। मैं तो अलग ही दुनिया में खो गई थी। तो मेडिटेशन में चले जाते हैं जैसे, उस तरीके से। एंड सिर्फ डायबिटीज ही नहीं, बड़े से बड़ी चीज जैसे मैम ने कहा कि आप रोकथाम कर सकते हैं, आप क्योर हो सकते हैं, क्योंकि माइंड बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसीलिए जब हम कहते हैं ना किसी बीमार से मिलें तो उसको अच्छी चीज बोले कि आप अच्छे हो रहे हैं। और अपने बारे में भी कहते हैं आप पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलें। सुबह उठे तो अपने बारे में आप अपने आप को अच्छी चीजें बोलें कि मैं ये कर सकता हूँ, आज मैं ये हासिल करूंगा, ये मैं तो कर लूंगी, तो ये मेरे में ये अच्छी खासियत है। नॉर्मली मुझसे तो ये होगा ही नहीं। हम लोग के मुंह से ही निकलता है, या तो किसी और को भी संबोधित करना हो, तुमसे नहीं हो पाएगा। तो ये जो चीजें होती हैं नेगेटिव होती है, और ये कहते हैं आपका शरीर आपकी बातों को अच्छे से सुनता है। तो आज हमने ये देखा, ये पावर ऑफ माइंड को हमने समझा, तो इसको भी हम एक्सरसाइज करेंगे। रोज अपने शरीर को कहेंगे कि तुम स्वस्थ हो, तुम स्वस्थ हो जाओगे, और अपने आप को अच्छे ही हम चीजों को साथ संबोधित करेंगे। अपने बारे में भी जब बोलेंगे वो अच्छा ही बोलेंगे। तो ये तो आज हम लोगों ने साथियों बहुत कुछ सीखा। मुझे लगता है लाइफस्टाइल के बारे में हमारे आदरणीय टीसी छाबड़ा सर जी ने बहुत कुछ बताया। फिर हमारे बीच में निधि जी आई, निधि जी ने भी हमें बहुत सारे योगासन बताए। किस तरीके से सिंपल आपके घर में सीढ़ियां हैं, मान लीजिए आप किसी हेल्थ इश्यूज की वजह से योगासन नहीं कर पा रहे हैं, हार्ट पेशेंट है या हाई बीपी पेशेंट है, तो किस तरीके से धीरे धीरे करके आप सीढ़ी चढ़ सकते हैं, फिर अपने आप कैलिबर को बढ़ाते हुए स्विमिंग की तरफ जा सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें। फिर उसके बाद श्वेता आनंद जी ने हमें बताई किस तरह से हम अपने माइंड को एक्टिवेट करके बड़ी से बड़ी बीमारी को हम यहाँ पर पीछे छोड़ सकते हैं। तो साथियों, आज इतना सब कुछ हमने सीखा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने नोट डाउन जरूर किया होगा। मैंने काफी साथियों को देखा पेपर और पेन लेके वो नोट डाउन कर रहे थे, एंड काफी साथी अभी हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट भी कर रहे थे। तो साथियों, ये क्रम तो चलता रहेगा, क्योंकि कल हमारा 3rd डे है और हम 3rd डे पे फिर से मिलेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ आज आपने सबने चेक भी किया होगा कि कितने साथी आप जोड़ रहे थे अपने साथ और कितने नहीं आ पाए। अगर नहीं आ पाए हैं तो उनको आप जरूर से कल कनेक्ट करने की कोशिश करिए। कल भी बहुत इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि कल भी हम बहुत कुछ देखने और सुनने वाले हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये सत्र आप सबको अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा, और उसको अमल करेंगे, शामिल करेंगे अपनी जिंदगी में, अपने चाहने वालों की जिंदगी में आप इसको शामिल करेंगे। और कल शार्प 7 बजे आप इसी लिंक पे मेरे साथ जरूर मिलेंगे, क्योंकि कल हमारे बीच में और कुछ स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं बहुत कुछ सीखने के लिए। तो कल हम सब मिलेंगे इसी लिंक पे, इसी टाइम पे 7 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें, सही खाएं, अच्छा खाएं और स्वस्थ रहें मुस्कुराते। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो ऑन माय चैनल।